एक मिनट, और बच्चों को भी तो हो सकता है ना। और हाँ भाई, शुरुआत से शुरू करते हैं। पहले 5 क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। नो किसी को नहीं सर। है फर्स्ट 5 क्वेश्चंस में? नो सर। गुड। नो सर। 6 to सर 10 क्वेश्चन में सर हाँ मुझे एक बार विक्सन ब्रिज के फॉर्मूले में डाउट था सर। क्या डाउट इंटरनेट है पे बेटा? कुछ पी क्यू अपॉन एस दिखा रहा था वो। पी क्यू अपॉन, बेटा वो पी क्यू अपॉन एस। पी क्यू अपॉन एस वो दिखा रहा होगा, यहाँ पे आर लिखा होगा ना, ऐसे होगा वो। यही तो है जो मैंने बताया यस था। सर। 2 रेजिस्टर हैं, यहाँ पे 4 रेजिस्टर है ना, तो एक को P मान लिया, यहाँ पे इसको Q मान लिया, इसको R मान लिया, इसको S मान लिया, तो P मल्टीप्लाई Q इज इक्वल टू R मल्टीप्लाई S। पी क्यू इज इक्वल टू आर एस, तो आर क्या हो कैसे जाएगा? सर? PQ। ओके सर। हाँ बेटा, ठीक है। सर समझ में आ गया। ओके ओके ओके, एक सेकेंड। ओके, 6 से 10th के बीच में किसी को डाउट हो तो सर क्वेश्चन 9 नो सर। क्वेश्चन क्वेश्चन 9। नंबर 9। एक मिनट, आ गया क्वेश्चन 9 आ गया, एक सेकेंड। ये शोर कहाँ से आ रहा है, थोड़ा देखें प्लीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा हमारे पास। ओके, क्या लिखा हुआ है? इन ईच रेजिस्टेंस इन द फिगर ऑफ 9 ओम द रीडिंग एमीटर, हमें एमीटर बताना है कि कितना रीड करेगा। ओके, ध्यान से देखें, यहाँ पे 9 वोल्ट है, ठीक है। जितने भी रेजिस्टर हैं सभी की रेजिस्टेंस सेम है, तो अगर से ये आर है तो ये सारे आर होंगे, सिमिलरली ये सारे भी आर होंगे। हम ध्यान से देखें तो नीचे ये वाले साइड पे 4 रेजिस्टेंस है और ये वाली साइड पे 5 रेजिस्टेंस है। सारे रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल हैं, तो पहले अगर मैं इनको अलग से ले लूं तो लिख सकता हूं, क्या लिख सकते हैं हम? ध्यान से देखिएगा, एक रेजिस्टर ये रहा, दूसरा रेजिस्टर ये रहा, मैंने नेट रेजिस्टेंस डायरेक्ट निकाल दिया। इस पूरे को हम लिख सकते हैं R/4 और इसको लिख सकते हैं R/5, और हमें यहाँ पे करंट निकालना है। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर। ओके, आप ध्यान से देखें। ओके, और तो कुछ नहीं है, ठीक है। अगर हम टोटल रेजिस्टेंस देखते हैं, नेट रेजिस्टेंस जो इस पूरे सर्किट की होगी वो हमें सबको कंफर्म्ड है कि R/9 होनी चाहिए। यस सर, बट एमीटर यस सर। आर नेट R/9 होगी। अब ध्यान से देखें, V इज इक्वल टू हमें दे रखा है 9 वोल्ट, यही दे रखा है। यस सर। एक मिनट रुको, इन ईच रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम, ठीक है। अब देखिए हर रेजिस्टेंस जो है वो 9 ओम की है, तो आर नेट हमारा R/9 आएगा, तो 9/9। क्या नेट रेजिस्टेंस हमारी 1 ओम आ गई? यस सर। सभी को। इसके बाद देखो V इज इक्वल टू 9 वोल्ट दे रखा है, I इज इक्वल टू होता है V/R, तो V इज 9 वोल्ट। ये देखिए यहाँ 9 वोल्ट दे रखा है। नेट रेजिस्टेंस भी हमारी 9 ही आई है, तो 9 नहीं सॉरी, नेट रेजिस्टेंस हमारी 1 आई है अभी, जो हमने यहाँ निकाली है, ये वाली। एक्सक्यूज मी हाँ बेटा, सर, यहाँ पे तो एमीटर के थ्रू करंट बताया ना, तो जो रेजिस्टेंस एमीटर के बगल में है, उसको सिर्फ कंसीडर करेंगे ना हम तो। नहीं बेटा, एम मीटर के अंदर देखो, एम मीटर के अंदर करंट इस वाले रेजिस्टेंस ये सबसे आ रही होगी ना, ऐसा थोड़ी Yes, सिर्फ sir. एक ही रेजिस्टेंस आएगी, तो सारा एक्यूमुलेट होगा ना यहाँ पे। यस सर, मैं भी वही कह रहा हूँ, मतलब मैं R/5 से ही तो करंट होगा ना उसमें। हाँ, R/5 से होगा, लेकिन पहले टोटल करंट तो निकाल लें। ओके सर। तो टोटल करंट हमारा जो आएगा वो 9 एम्पियर आएगा। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? सर फिर से बता दो। यस सर। ओके, वो मैंने एक किया है ना थोड़ा। एक सेकेंड, मैं दोबारा एक बार बताता हूँ। देखो हमारे पास ये सर्किट था, हमें एम मीटर के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालनी है। 9 वोल्ट की बैटरी है और हर एक रेजिस्टर जो है वो 9 ओम का है। तो हमने क्या किया, हमने देखा एम मीटर के लेफ्ट में 4 रेजिस्टर्स हैं और राइट में 5 हैं, तो चारों एक्चुअली 9 के 9 पैरेलल के अंदर हैं। तो हमने क्या किया, चारों को, जो लेफ्ट वाले चारों हैं पहले उनको एक्यूमुलेट कर लिया, तो ये R/4 हो गया। जो राइट में 5 थे उनको, उनकी नेट रेजिस्टेंस निकाली तो R/5 आएगी। तो ये हमारे पास 2 रेजिस्टर्स आ गए, R1 और R2। जो ये 5 रेजिस्टर्स आपके राइट में है, इनका सारा करंट हमारा एमीटर से पास होगा, राइट। तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि टोटल करंट है कितना। देखिए 9 के 9 रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पैरेलल के अंदर हैं। अगर 9 के 9 हमारे पैरेलल के अंदर होंगे तो हमारी आर नेट जो होगी वो R/9 होगी, राइट।
तो R अपॉन 9, अब एक रेजिस्टर हमारा 9 ओम का है, तो जो टोटल हमारी नेट रेजिस्टेंस हो जाएगी वो हमारी 1 ओम आ जाएगा। जो बैटरी हमने लगा रखी है वो 9 वोल्ट की लगा रखी है, तो जो करंट होगा वो V अपॉन R होगा। V इज 9 और रेजिस्टेंस हमारी 1 है, तो ये हमारा 9 एम्पियर आ जाएगा, राइट। यहाँ हमारा 9 एम्पियर आ गया। अब मुझे जो टोटल करंट डिवाइड करना है वो 9 एम्पियर का है। तो आप लोगों को याद होगा, अगर मैं दो रेजिस्टर्स के बीच में जब हम करंट डिवाइड करते थे, जो मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, तो अगर I1 निकालना होता है, ये R1 है और ये R2 है, तो हमने बताया था I1 होता है R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू में I टोटल करंट, राइट। अब ध्यान से देखिए, मैंने R1 माना है R/4 को और R2 माना है R/5 को, तो मैंने क्या कर दिया, R/5 R2 को लिया, मतलब एक सेकेंड, राइट, एक सेकेंड। तो मैंने R2 को लिया R/5, उसके बाद मैंने R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R2 किया तो R/4 प्लस R/5, राइट। इनटू में टोटल करंट हमारा कितना आया, 9। क्या सभी को यहां तक क्लियर है I1 के लिए? सभी को यहाँ तक क्लियर है बेटा? ओके, यहाँ से देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो R/5 मैंने इसको एक तरफ हटाया, डिवाइड, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेके नीचे आ जाएगा, एक सेकेंड, ओके, एक मिनट और, बस कैलकुलेशन रह गई है इसमें। तो हमारी क्या हुआ, यहाँ पे आएगा 5R प्लस 4R डिवाइडेड बाय 20, राइट, और ऊपर तो 1 है, इनटू में 9। ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो R/5 तो यहीं लिख लिया मैंने, R/5, 20 सबसे ऊपर चला जाएगा तो ऊपर 20 आ जाएगा। 5R प्लस 4R 9R होता है, मल्टीप्लाई 9, R से R कट गया, 9 से 9 कट गया, 5 4 जा 20, तो I1 जो हमारा आ गया वो 4 एम्पियर आ गया। लेकिन ध्यान से देखिए, मैंने जो R1 मतलब R1 माना है, R1 माना है वो इसको माना है, एक सेकेंड, R1 जो माना है हमने, एक सेकेंड, ओके, जो R1 माना है वो ये माना है, तो I1 हमारा यहाँ पे आ गया 4 एम्पियर। तो अगर I1 4 एम्पियर है तो दूसरा I2 कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें तो यहाँ पे निकालना था, क्योंकि एमीटर यहाँ पे ही लगा हुआ है, तो ये 5 एम्पियर सर 16, नहीं 5, टोटल तो 9 एम्पियर था। ओ सॉरी सर, हाँ अभी को क्लियर है ये वाली चीज? यस सर, यस सर, एक बार देख लो। और यस हम I2 हाँ, डायरेक्ट नहीं बेटा, निकाल सकते थे। हाँ बेटा, डायरेक्ट निकाल सकते थे, अभी मैंने I2 ऐसे लगा दिया, वो बात वही आएगी। ओके सर, डायरेक्ट निकालोगे तो सर, डायरेक्ट 5 आ जाएगा। 5 रजिस्टर्स के थ्रू करंट निकाल लेंगे तो सर उससे भी काम हो जाएगा ना? हाँ, वो अलग अलग निकालोगे तो उसके साथ भी काम हो जाएगा, लेकिन अलग अलग निकालना ही क्यों है? ओके सर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सभी को यहाँ तक क्लियर है? वैसे ये बात भी ठीक है। सर I2 5 एम्पियर कैसे आ गया? क्या बेटा? I2 5 एम्पियर कैसे आ गया? बेटा I1 हमारा 4 एम्पियर आ गया, टोटल करंट हमारा 9 एम्पियर था, तो 9 माइनस 4 5 ही होगा। ओके सर, ओके, बाकी अभी बच्चे, एक स्टूडेंट ने अभी जो बोला वो भी ठीक बोला था कि इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि थोड़ा क्लियर रहे। देखो उसने क्या कहा, वो भी काफी ठीक बात है कि 9 वोल्ट की बैटरी है, तो अगर मैं यहाँ पे 0 वोल्ट मानता हूँ तो यहाँ पे 9 होगा, सभी पैरेलल के अंदर है, तो यहाँ 9 वोल्ट होगा, तो यहाँ पे भी 0 होगा, और जो रेजिस्टर है वो 9 ओम का है, तो इसके अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो 1 एम्पियर करेगा। सिमिलरली हर एक रेजिस्टर के अंदर 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर करेगा। अब यहाँ पे 5 एम्पियर 5 रेजिस्टर हैं, तो 5 एम्पियर करंट आएगा, तो डायरेक्टली हमारा 5 एम्पियर भी आ सकता है इस तरीके से। सर इसमें कैलकुलेशन कम होगी। हाँ, इसमें कैलकुलेशन बिल्कुल ही कम होगा, लेकिन ये काफी मतलब ये है कि क्वेश्चन वाइज डिपेंड करेगा, ये ऐसी चीज हर क्वेश्चन में नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ इसमें लग रही है। ओके क्लियर है सर, सभी? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, एक सेकंड बेटा मैं निकाल लेता हूँ एक बार, क्वेश्चन नंबर 9 था। ओके, क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, तो ये वाला 11 यही वाला है बेटा? Yes, sir. ओके ओके ओके, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है, यहाँ इन दोनों के बीच में नेट रेजिस्टेंस निकालनी है। करंट हमारा यहाँ से पास हुआ, यहाँ से पास होके हमारे पास एक पॉइंट ये आ गए, ये कनेक्टिंग वायर हो गई। ओके, तो ए से हमारा जो रेजिस्टर जा रहा है वो सी की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसके बाद सी और जी जो है वो पॉइंट सेम है, सी और जी सेम है। सी से आपका जो करंट जा रहा है वो सी से डी और डी से ई जा रहा है। तो ध्यान से देखें बेटा, ये दो रेजिस्टर तो आपस में हो गए सीरीज में, ये सबको समझ में आ रहा है? सी और डी Yes, आपस में sir. series में। यस सर। ये Yes, 25 तो sir. डायरेक्टली हो गया हमारा। Yes, sir. ओके, इसके बाद ई और एफ देखो, यहाँ पे ये दो रेजिस्टर्स हैं, ये भी आपस में सीरीज में है, तो ये भी 50 हो जाएगा हमारा। यस सर। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ देखते हैं तो ये भी हमारा 50 हो जाएगा, 50 ओम। तो अब हमारे पास पॉइंट्स कितने बचे, ध्यान से देखते हैं। ए बचा, सी बचा, डी हटा देते हैं, ई बचा। एक सेकेंड, और कुछ और हो सकता है। ए हमारा ये हो गया, ये हमारा हो गया बी, बीच में हमारा सी पॉइंट और जी पॉइंट एक ही बात है क्योंकि कनेक्टिंग वायर है। मिनट, ये 2 ओम हो गया। इसके बाद सी और ई और जे एक ही बात है, तो ई और जे एक ही बात है। तो सी से ई कनेक्ट हो रहा है 25। एक सेकंड बेटा, सी से ई कनेक्ट हो रहा है ये, और जी से जे कनेक्ट हो रहा है, जी से जे कनेक्ट हो रहा है ये, तो 50 ये। तो हमारा ये 25 आ गया, ये हमारा 50 आ गया। और ई से जी, ई से जी एक और है, ठीक है। तो ये हमारा ये कनेक्ट हो गया, ई से जी, दिस इज ऑल्सो 50। हाँ बेटा बोलो, क्या कह रहे थे? कुछ नहीं सर, वो मुझे लगा आप वो 2 ओम का रेजिस्टर पैरेलल में है इसीलिए। ओके ओके, कोई नहीं। ध्यान से देखो बेटा, मैंने किया क्या। सबसे पहले मैंने पॉइंट्स ए से सी, और तो कोई रेजिस्टर नहीं है, ठीक है, और कुछ नहीं है। बी से जे भी और कुछ नहीं है। तो हमारे पास ये हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया, ठीक है। ध्यान से देखो बेटा, मैंने सबसे पहले किया क्या, ए पॉइंट हमने ये ले लिया, यहाँ से करंट पास हुआ सी के पास। अब ध्यान से देखिए, सी और जी कनेक्टिंग वायर से जुड़े हैं, कनेक्टिंग वायर से जुड़े हैं, इसका मतलब इनका पोटेंशियल सेम है। तो पोटेंशियल सेम है, तो मैंने सी और जी को एक साथ लिख दिया। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सेम ही पॉइंट है। Yes, sir. सिमिलरली ई और जे जो हैं, ये भी एक कनेक्टिंग वायर से जुड़े हुए हैं, तो हमने इसको भी एक ही पॉइंट ले लिया, तो यहाँ पे ई और जे लिख लिया। और लास्ट पॉइंट हमारा बी है, तो मैंने बी लिख लिया। हमने सारे पॉइंट्स इसमें कवर हो गए हैं। उसके बाद जिसके बीच में जो रेजिस्टर है वो मैंने लगा दिया। जैसे ए और सी के बीच में हमारा 2 ओम का रेजिस्टर था, सी और ई के बीच में देखो 15 और 10, ये 25 मैंने डायरेक्ट कर दिया था, तो ये 25 ओम आ गया। ई से जी, तो हमारा ई ये रहा और जी ये रहा। अगेन ये 2 पॉइंट्स इन्हीं के बीच में आ गए, तो 40 + 50 ये 50 हो गया हमारा। सिमिलरली जे और जी, तो जे और जी भी हमारे यही पॉइंट आएंगे और उनको ऐड करेंगे तो ये 50 है, तो यहाँ 50 आ गया। और लास्ट पॉइंट हमारा 8 ओम का है, तो हमारा ये आ गया। सभी को ये चीज क्लियर है? Yes, sir. आई थिंक ये हो जाएगा। तो ध्यान से देखें, 50 50 50 25 25 12.5। Yes, sir. 2 और 8 इनको ऐड कर देंगे, आ जाएगा 22.5। 22.5। खत्म। सर डीबीपी में ऑप्शंस बहुत गलत दिए हुए हैं, इसमें मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है 22 × 5 ओम दे रखा है उसमें, 22.5 की जगह। अच्छा बेटा, एक क्या करा करो, अगर कुछ ऐसा मिलता है ना, तो उसमें ना रिपोर्ट का होता है। कभी कभार क्या होता है, एक्चुअली काफी डाटा प्रिंट होता है, तो उसमें वो दिखता नहीं है। वैसे मुझे तो अभी पॉइंट ही लग रहा है काफी जूम करने के बाद भी, लेकिन स्टिल हो सकता है वो दिखे। तो उस पर ना थोड़ा उसमें ऑप्शन होगा, तो उसमें ऑप्शन पे क्लिक करके उसमें आप जो एरर है वो लिख दिया करो, ताकि वो चीज क्लियर रहे। ठीक है? ओके सर। ओके बेटा, थैंक यू। और ये सभी के लिए है बेटा। ओके, और कोई क्वेश्चन बेटा? नेक्स्ट 11 से 15। सर एक बार क्वेश्चन नंबर 19 और 21 दिखा दीजिएगा, उसमें आई थिंक मेरे बारे में कुछ वैल्यूज मिसिंग आ रही है। ठीक है बेटा, अभी मैं उस पर आ जाऊंगा। सौम्या
अभी उस पे आ जाऊंगा। 12. Okay, sir. Thank you. ओके बेटा, यस सर 19 में वैल्यू मिस है एक। ओके मैं देख लेता हूँ बेटा, पहले एक बार 12 क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। एक सेकंड, 12 क्वेश्चन, इसमें क्या दिक्कत आई? फ्रॉम द फिगर इफ द करंट इन R3 इज R3, ओके, इज I देन द करंट इन R4। R4 में हमें करंट निकालना है, हमें बोल रखा है अगर R3 के अंदर I है, ठीक है, अब इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो R2 में कितनी होगी? तो पहले तो R2 में कितनी होगी? ओके, तो हमें पता है दोनों R2 और R3 हमारे जो हैं वो पैरेलल में हैं, तो हमें पता है पोटेंशियल 2 और 3 का सेम होगा। सबसे पहली चीज़ पोटेंशियल सेम, तो V क्या होता है? IR, I2 R2 किसके बराबर होगा? I3 R3 के। I2 हमें निकालना है, R3 हमें दे रखा है 3 ओम इज इक्वल टू I3 हमें I दे रखा है, इनटू में R3 हमें दे रखा है 6 से करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, तो I2 हमारा आ जाएगा 2I। क्या सभी को ये वाली चीज समझ में आई है? यस सर। Yes, sir. समझ में आया। Yes, sir. ओके Yes, सर V2 और V3, सॉरी, V2 और सर V2 और V3 इक्वल कैसे हो गए? बेटा ये दोनों रेजिस्टर पैरेलल में है ना, यस सर। तो ये दोनों रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। यस सर। तो अगर मैं इसको V2 मान लेता हूँ और इसको V3 मान लेता हूँ तो दोनों का पोटेंशियल सेम रहेगा ना। यस सर समझ में आया। ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखें, अगर I2 यहाँ पे 2 एम्पियर करंट गया, सॉरी यहाँ पे I एम्पियर करंट गया और यहाँ पे 2I गया, तो टोटल इसके अंदर जो एंटर हुआ होगा वो 3I हुआ होगा। यस सर। Yes, sir. अब ध्यान से देखें, 6 और 3 जो नेट रेजिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी? 6 और 3 2, और 2 और 2 हो जाएगी 4। तो इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो रेजिस्टर क्या बन जाएगा? 4 ओम, और नीचे रेजिस्टर होगा 12 ओम। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? Yes, sir. अब हमें पता है करंट जो यहाँ पे ऊपर गया है वो 3I है, तो नीचे कितना गया होगा? तो सेम जो अभी हमने ये प्रोसीजर किया यही कर लेते हैं। तो से इसको हम मान लेते हैं R5 मान लेते हैं, और इसको नीचे R4 दे ही रखा है हमें। वापस से V4 इज इक्वल टू V5, V इज I4 इंटू R4 और I5 इंटू R5। ध्यान से देखें, I4 हमें निकालना है जो यहाँ पे करंट है, तो R4 कितना है हमारा? 12 ओम। I5 कितना है? अभी हमने निकाला 3I, और R5 जो हमारा नेट आया वो आया 4 3 होता है 12, तो सारा कट जाएगा, तो I4 हमारा I आ जाएगा। तो अगर कोई पूछे कितना करंट इस वाले में गया है तो दैट इज I, तो द नेट करंट इन R4 इज I। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? सर Yes, sir. हाँ बेटा। Yes, sir. सर यहाँ पे जो करंट डिवाइड हो रहा है रेजिस्टर्स के अक्रॉस, सर वो हम हाँ। रेशियो से भी तो कर सकते हैं ना, जैसे जिस बेटा रेशियो वही में। है, ये वही है, वो रेशियो ही है, लेकिन इस थोड़ा सिंप्लीफाइड है। मैंने पोटेंशियल को सेम रख के फिर लगा दिया। एक होता है आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, एक होता है मैंने वो फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ ये उससे आएगा बस। ओके सर। समझ में आया क्या बोला मैंने? यस सर। आप I2 अपॉन I3 करके R3 अपॉन R2 करते, मैंने उससे थोड़ा पहले ले गया बस। नो सर, वो वाला नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ऑब्जर्वेशन से हमें पता चल रहा है कि ऊपर 3 ओम रेजिस्टेंस है और नीचे 6 ओम रेजिस्टेंस है। तो सर ठीक है, तो सर यहाँ पे जितना ऑटोमेटिकली डबल करंट होगा। यस सर, वो वाली बात कह रहा हूँ। वो तो बेटा वो धीरे धीरे मतलब प्रैक्टिस से आएगा। अभी वो वाली चीज मतलब ये वाली चीजें प्रैक्टिस से आएंगी धीरे धीरे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन बेटा? अभी ये अभी हमने शायद 12 डिस्कस किया है, इसके बाद 13 तो हमने लास्ट क्लास में कर ही लिया था। कोई और बताएं? 15 से 20 के बीच में अब 19 कह रहे हैं, 19 का भी डाटा कह रहे थे बच्चे। यस सर। सौम्या 18 का भी डाटा था, Yes, 18 का भी डाटा कह रहे थे। एटीन का भी नहीं डाटा? सर, 18 में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, 19 और 21 में है सिर्फ। 19 और यस सर, 21। 19 में एक रेजिस्टेंस नहीं भी हो। एक सेकंड ओके। अच्छा, circuit shown in figure, the current through the 4 ohm resistor is, ओके, ये वाला रेजिस्टर दे ही नहीं रखा है।
सर वैसे उसका कोई इफेक्ट नहीं है आंसर पे, आंसर फिर भी आराम से निकल रहा है। नहीं, कैसे निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस करंट डिवाइड करेगी ना। अच्छा, यहाँ पे 0.5 सर- एम्पियर ऑलरेडी दे रखा है। और सर ऊपर में भी रेजिस्टेंस इक्वल है तो वहां से भी 0.5 एम्पियर ही पास होना है, और 4 ओम और 2 ओम और 2 हाँ ओम। ठीक है ठीक है सौम्या, ठीक है बेटा, ये चीज Yes, sir. वो बस इसी वजह से है। तो मैं एक बार इसको रिपोर्ट कर दो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ मतलब एक्चुअल वो ये कि एक्चुअली में देखो ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट के बीच में जो रेजिस्टर्स हैं, जो इस साइड है और इस साइड है, दोनों पैरेलल में है। और आप देखेंगे यहाँ भी 8 ओम है, यहाँ भी Yes. 8 ओम है, तो करंट इक्वली डिवाइड होगा। इक्वल डिवाइड होगा तो यहाँ Yes, sir. 0.5 है तो यहाँ भी 0.5 होगा यहाँ पे तो यहाँ पे भी 0. Yes, sir. बेटा। ओके 20 और देख लेते हैं एक बार। 20 में क्या प्रॉब्लम आई? 20 में क्या दिक्कत? 21. 21. 21 ओके, इसमें क्या प्रॉब्लम थी? ओके सर, मैं समझ गया। आई थॉट कि R2 दे रखा है ना, तो हमारी जैसे लाइन कंटिन्यूएशन में नहीं है, तो आई थॉट कि R2 की कोई वैल्यू होगी, वो दे रखा है R2 इक्वल टू R3। ओके सर, थैंक यू। यस सर, मुझे भी लगा था ये। चलो अभी क्लियर है ये? यस सर, अब क्लियर है। ठीक Yes, है, sir, और thank कोई you. क्वेश्चन? ओके सर क्वेश्चन नंबर 25। 25 ओके 22 23 24 25 okay, here are 25. In the circuit shown, the current in the 4 ohm resistor is 1 ampere. Then the point okay, in the circuit shown, the current through the 4 ohm resistor एक ही है हमारा, ये रहा, इसमें 1 ampere है, ठीक है। When the P and M point is connected to a DC voltage, the potential difference between M and N okay, पोटेंशियल डिफरेंस हमें M और N के बीच में निकालना है। हाँ ठीक है, इसमें हमें 1 एम्पियर यहाँ दे रखा है, तो 4 ओके। सबसे पहले यहाँ पे करंट हम देख सकते हैं, यहाँ पे निकाल सकते हैं कितना करंट आएगा। अगर 1 एम्पियर हमारा 4 ओम में है, तो ये कैसे निकालोगे? वापस से वही, अगर मैं इसको R1 मान लेता हूँ, इसको R2 मान लेता हूँ, राइट, तो V1 पोटेंशियल V2 के पोटेंशियल के बराबर होगा। I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। I1 हमें 1 दे रखा है, R1 4 दे रखा है, I2 निकालना है, और I3 हमें 3 दे रखा है, तो डायरेक्टली 4/3 एम्पियर आ जाएगा। पहली चीज़ तो ये। तो टोटल करंट यहाँ पे कितना गया होगा? तो टोटल करंट जो यहाँ गया होगा दैट वुड बी 4/3 प्लस 1 7/3। 7/3। आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। दिस इज द टोटल करंट इनसाइड, राइट? यस सर। नाउ ये इस साइड, अब नीचे की साइड कितना करंट गया होगा वो देखने के लिए पहले हम नेट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो अगर मैं ऊपर वाले की तरफ देखूँ तो नेट रेजिस्टेंस ऊपर वाला का हो जाएगा 4 × 3 डिवाइडेड बाय 7, तो 12/7। दिस इज द नेट रेजिस्टेंस जो हमारा जो टॉप पे जो सर्किट है उसका आएगा, तो दिट वुड बी R12। नीचे वाले सर्किट का देखते हैं तो आ जाएगा R, अगर इसको मैं R3 मान रहा हूँ, इसको R4 और इसको R5। आप देखेंगे 5/4 आएगा नीचे, तो ये 5/4 आ जाएगा हमारा, 5/4। तो वापस से वही, जैसे हम करंट दोबारा से वही करंट निकालना पड़ेगा। तो ऊपर की तरफ ध्यान, मतलब एक और मैं सिंप्लीफाइड सर्किट बना लेता हूँ। तो हम क्या कह रहे हैं, देखो मुझे यहाँ का करंट पता है विच इज 7/3, यहाँ पे रेजिस्टर 12/7 जो मैंने R12 बोला, जिसको 5/4 हमारे पास ये है, तो मुझे यहाँ पे करंट निकालना है, ये वाला करंट I। तो वापस से I × R, तो I × 5/4 डिवाइड इज इक्वल टू 7/3 इंटू में 12/7। आई होप ये वाली सबको चीज क्लियर है। यस सर। Yes, sir. 7 3 4 जा 4 Yes, वहां sir. जाएगा, तो I हो जाएगा 16/5। तो 16/5 एम्पियर हमारा यहाँ से करंट जाएगा, दोनों में डिवाइड इक्वली होगा, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे जाके पूरा का पूरा 16/5 आ जाएगा। 16/5 वुड बी मल्टीप्लाई बाय 1 ओम। तो मैंने क्या बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस होता है IR के बराबर, इफ यू रिमेम्बर, सभी को याद है? जब यस हम सर, 3.2 वोल्ट। Yes, sir. तो डायरेक्टली I हमारा 16/5 आ गया, R हमारा 1 है, तो यही 3.2
वोल्ट आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, विच इज बी ऑप्शन। सर एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही थी मुझसे बार बार। कोई बात सर। नहीं, कोई बात नहीं। सर हाँ बेटा। सर जो R34 है वो 5/4 कैसे आया? नहीं नहीं, R34 नहीं आया बेटा 5/4, ये पूरा आया। ये तो अच्छा। देखो 0.5 प्लस 0.5 0.25 हो जाएगा, जिसे 1/4 कहते हैं। यस, प्लस यहाँ पे 1 और है, ओके ये अगर सर। I5 ले लें तो ये 3 4 5 लगा लो, इसको थोड़ा और क्लियर रहेगा। ठीक है, ये पूरे सर्किट का है जो नीचे 28। ओके, एक सेकंड बेटा। ओके 20, अरे 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 जाओ। ओके 28, ठीक है बेटा 28। ये तो ज़्यादा ही। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8 ohm resistor is 48 volt। ठीक है, इन द फिगर द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी। ओके, एक बार और इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं। सभी को दिखाई दे रहा होगा। ये 3 ohm है, 20 ohm है, Yes, sir. 20 Yes, sir. 30 24 8। यस सर। ओके ओके ओके, ठीक है। करंट हमारा डिवाइड हो गया। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, इसकी नेट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए आप, क्योंकि हमें एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ध्यान, यही बोला हुआ है। यस हमें सर। क्या बोला है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है ए बी के अक्रॉस। ठीक है, यस सर। तो क्या करें, पहले हमें इसका नेट रेजिस्टेंस तो दे ही रखा है, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है यहाँ पे। तो ध्यान से देखें, अगर मैं यहाँ पे 8 ohm और 24 ohm इसकी नेट रेजिस्टेंस निकाल लूँ तो क्या मैं करंट निकाल सकता हूँ, या डायरेक्टली Yes, यहाँ sir, पे करंट बिल्कुल निकाल सकता आएगा। हूँ? यहाँ पे करंट निकाल सकता हूँ। देखो 8 6 48 होता है, आई जो होता है वो होता है V/R। तो V इज 48, R इज 8 ohm, तो 6 एम्पियर करंट आ गया। सिमिलरली यहाँ 24 है तो यहाँ पे 2 एम्पियर करंट आ गया। सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। तो टोटल Yes, करंट sir. हमारा 8 एम्पियर आ गया। सबसे पहली चीज तो इन दोनों का जो टोटल करंट है जो ऊपर से आ रहा होगा दैट वुड बी 8 एम्पियर। वो 8 एम्पियर यहाँ आएगा, इनमें डिवाइड होगा और उसके बाद फिर यहाँ डिवाइड होके फिर यहाँ पे 8 एम्पियर आएगा, 8 एम्पियर। नाउ अब ध्यान से देखें, सबसे पहले यहाँ की नेट रेजिस्टेंस निकालो, ये 20 30 और 60 की। तो 20 30 60 की नेट रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी 10 हमारी? ohm। कितनी? 10 ohm। 10 ohm। 10 ohm। 10 ओम 10 ओम। ठीक है, हाँ 60 और 20 की 10 60 और 30 की 20 होती है और 20 20 की 10 होती है। तो इसको अगर मैं रेजिस्टर दोबारा एक बार बना लूँ थोड़ा आसान से, ध्यान से देखिएगा। तो एक हमारा है 3 ohm, दूसरा है हमारा 10 ohm, राइट। इसके बाद 6 ohm। इनका 6 ohm होगा और ये 1 ohm। क्या इन सबको हम ऐड कर सकते हैं, इन सभी यस को? सर 20 ohm। 20 ohm। यस सर 20 20 ओम। ohm। ध्यान से देखें 20 ohm आ गया। अब करंट कितना फ्लो किया है इस पूरे 20 ohm के अंदर? 8 एम्पियर। 8 एम्पियर। तो 8 इंटू 20 160, 8 इंटू 20 160 वोल्ट आंसर। यस सर, हो गया। क्लियर है सभी को ये वाली Sir. चीज? यस यस सर। सर क्लियर है। यस सर क्योंकि क्लियर है। करंट एक्चुअली पूरे रेजिस्टर में सेम रहता है इस वजह से, और इसमें V इज इक्वल टू IR लग के हमारा पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू IR हमें पोटेंशियल डिफरेंस देता है जो V देता है। तो बस उस दो बेसिक फॉर्मूलों से हो गया। ओके, और कुछ? 28 के बाद 29 ओके सर 29। ओके ओके बेटा, आ रहा हूँ। 29 यही वाला है आई थिंक, हाँ यही है। इसमें क्या दिक्कत आई, ये तो आसान है। नेट रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू 12 वोल्ट। ओके, तो ये हमारा 12 वोल्ट हो गया एज शोन इन द फिगर। ठीक है, देन VAB पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BC। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस CD, C और D। ठीक है, ध्यान से देखें, सबसे पहले नेट रेजिस्टेंस निकालो पूरे सर्किट की। क्या आएगा? 2 + 1, इसका आएगा आई थिंक 4 और 1। क्या सभी को ये चीज समझ में आई है? 2 1 4 1। यस सर। 4 और 4 का Yes, 2 होगा, sir. 1 तो हमने ऐसे लिख लिया।
12 और 6 का Ohm दो का। बार ये होता है। तो 4 + 6 4 + 2 6 6 + 1 7 और 1 8, तो हमारा नेट रेजिस्टेंस 8 ओम आ गया। सभी को ये चीज क्लियर है? यस Yes, सर। sir. आर Yes, नेट sir. Yes, sir. ध्यान से देखिएगा। नाउ जो करंट होगा वो क्या होता है? V/R नेट। हमने 12 वोल्ट की बैटरी लगाई है, 12 वोल्ट, तो 12 वोल्ट डिवाइडेड बाय 8 क्या 1.5 आ गया एम्पियर। यस सर। Yes, Now, sir. ध्यान से देखिए 1.5 एम्पियर करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है। मैंने पोटेंशियल डिफरेंस क्या बताया था? इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में जो उनकी नेट रेजिस्टेंस है मल्टीप्लाई बाय उनका करंट, उसके अंदर से जो करंट फ्लो करता है। ध्यान से देखिए ए और बी की जो नेट रेजिस्टेंस होगी क्या वो 2 ओम होगी? यस सर। और 2 ओम Yes, के अंदर sir. तो हम अगर पोटेंशियल अक्रॉस ए बी निकालेंगे तो आर नेट अक्रॉस ए बी मल्टीप्लाई बाय करंट, टोटल करंट, तो आर ए बी 2 है और नेट करंट 1.5 है, तो 3 वोल्ट। 3 ओम ये सब क्लियर है? वोल्ट। Yes, सिमिलरली Yes, sir. VBC देखते हैं। आई थिंक इसके अंदर शायद आंसर की दिक्कत है, मुझे ऐसा ध्यान है, मुझे अभी याद आया, शायद इसमें आंसर गलत हो, एक बार देख लेते हैं। 1.5 इंटू आर, आर इज 1, तो 1.5 वोल्ट इज आर BC, ठीक है। देन उसके बाद उसने बोला पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस CD। CD तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। आप ध्यान से देखिए CD जो होगा ये टोटल यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पूरे Yes, सर्किट sir. पोटेंशियल डिफरेंस Yes, हमारा sir. 12 वोल्ट है। पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट। VAB का पोटेंशियल डिफरेंस है 3 वोल्ट। BC का पोटेंशियल डिफरेंस है 1.5 वोल्ट। तो कितना आ जाएगा ये? 4.5, तो 12 माइनस 4.5 7.5 वोल्ट। हाँ, 7.5 7.5 volt. तो यही तो है, आंसर भी ठीक है, आई थिंक सही है, यही है। सर क्वेश्चन Clear है? नंबर 33। ये सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर एक हाँ बेटा, सर जो सेल के बगल में रेजिस्टेंस है उसे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कहते हैं। इस वाले के अंदर तो नहीं है बेटा। वैसे जनरली जब हम इंटरनल रेजिस्टेंस बनाते हैं तो सेल के बगल में हम रेजिस्टेंस बना देते हैं, उसे मतलब उसे कह देते हैं। सर मतलब अगर उसका पता कैसे चलता है? अभी तुम्हारे लेवल पे बेटा वो नहीं है, ठीक है। मतलब Sir- ऐसे बता रखा होगा। एक्चुअली होता क्या है कि जब हमें EMF दे रखी होती है बैटरी के अंदर, ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होगी। वहीं अगर सर सिर्फ EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक्चुअली होता क्या है कि बैटरी के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो EMF होती है और एक वोल्टेज होती है। अगर वोल्टेज दे रखी है तो इसका मतलब बैटरी के अंदर जितने भी लॉस हैं वो ऑलरेडी कंसीडर किए जा चुके हैं। वहीं अगर उसमें EMF दे रखी है, वोल्टेज नहीं दे रखी, तो इसका मतलब उसके अंदर जो लॉसेज हो रहे हैं वो कवर नहीं कर रखे। तो फिर हमें उस बैटरी के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस लगानी पड़ती है। जैसे अगर मान लो मैंने कहा 10 ओम की बैटरी है, 10 ओम की रेजिस्टेंस है, और उसके अक्रॉस मैंने वोल्टेज लगा दी 10 वोल्ट की, तो वो ऑटोमेटिक है कि इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस आ गई है। लेकिन अगर मैंने बोला कि 10 ओम के रेजिस्टर के साथ EMF मैंने लगा दी है 12 वोल्ट की, अगर मैंने EMF बोला है इस केस के अंदर EMF, तो EMF बोला है तो उसके साथ फिर मुझे एक छोटा रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा जो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होगी। सर और कोई स्पेशल सिंबल भी होता है इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाने के लिए? नहीं ऐसा कोई नहीं है बेटा। स्मॉल r जनरली लिखते हैं उसे, जनरली, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। ओके सर। बस ध्यान हमें EMF का रखना है। अगर कहीं EMF दे रखी होगी तो आता है, लेकिन आपके लेवल पे मुझे लगता नहीं है कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है। इवन अगर हम फर्स्ट स्टेज ऑफ वो भी करेंगे, फर्स्ट स्टेज ऑफ NTSC, उसमें भी नहीं आएगा। सेकंड में हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। कोई डाउट? नो सर। ओके, क्वेश्चन नंबर और कौन सी क्वेश्चन कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 33 33 33. ठीक है बेटा, 33 ये रहा। ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया था लास्ट टाइम भी, ऐसा ही सवाल किया था। यस सर, उसमें भी ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट बने हुए थे। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B? तो A और B के बीच में नेट रेजिस्टेंस निकालनी थी बेटा। ये रहा B, तो A और B के बीच में निकालनी है। तो मैंने बताया था करंट इंटेलिजेंट होता है, तो जो ओपन रेजिस्टर से इनको काट ही दो, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखें, A ये है, B यहाँ पे है, तो मैं इस पॉइंट को अगर C ले लूं
तो हमारा करंट यहाँ पे पास होगा, यहाँ पास होगा, यहाँ पास होगा। सी से यहाँ जाएगा तो जो भी करंट होगा वो इधर जाएगा, तो ये दो तो सीरीज में आ गए। इसके बाद सी से यहाँ पे जाएगा, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा डी। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा डी। ध्यान से देखो, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस डी है, इसका मतलब वो यहाँ से क्यों जाएगा, तो ये वाला भी कट जाएगा। तो आपका जो बचा हुआ रेजिस्टर जो सर्किट है वो आपका नेट रेजिस्टेंस बताएगा। तो बचा हुआ क्या है, पॉइंट ए है, फिर सी है, सी के बाद डी है। अब डी के बीच में क्या क्या है, डी के बीच में हमारा ध्यान से देखो 3 + 1 4 ओम है, फिर बीच में 2 ओम है, और एक हमारे पास 4 ओम है अगेन, और डी के बाद फिर वापस से बी के लिए 5 ओम है। क्लियर है बेटा ये या नहीं? Yes, sir. 8 ओम आ जाएगा आंसर। Yes, sir. 4 4 हमारा 2 होता है, 2 2 हमारा 1 होता है, 1 और 5 और 3 8 खत्म। होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. हाँ Yes, बेटा, सर Yes, sir. सर नीचे वाले रजिस्टर कैसे करते 2.2 और 1.8 वाला वो बेटा इस इसी डीपीपी का हमने सबसे पहला सवाल किया था, ध्यान से देख, मैं बता देता हूँ। ये डी पॉइंट है, ये वाला। इस डी पॉइंट के बीच में दो रेजिस्टर कनेक्टेड हैं, दोनों रेजिस्टर अप्रोक्सीमेट 4 ओम के हैं, ठीक है। तो ये 4 ओम रेजिस्टर कुछ ऐसे बनेगा, 4 ओम। तो अब करंट इंटेलिजेंट है, वो जबरदस्ती इस वाले रेजिस्टर से क्यों जाए, वो सीधा जा सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आके तो उससे प्रॉब्लम होगी ना, तो वो इतना इंटेलिजेंट होता है कि वो इन चीजों को देख पाए, तो वो यहाँ से नहीं जाएगा और सीधा जाएगा। क्लियर है? ओके सर। ओके, आई थिंक ये हो सर? गई है डीपीपी। हाँ बेटा, सर नंबर डेंसिटी और सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या सर रिलेशनशिप होता है? एक मिनट दोबारा बोलो, क्या बोला? सर नंबर डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में सर क्या बेटा रिलेशनशिप फॉर्मूला होता है ना INEAVD, तो ये ड्रिफ्ट Yes, वेलोसिटी हो गई, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए पर यूनिट वॉल्यूम। सर नंबर डेंसिटी? नंबर डेंसिटी इज समथिंग एल्स, आई थिंक तो यही होती है बेटा, नंबर डेंसिटी यही होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ओके सर। ठीक है, बाकी मैं एक बार और चेक कर लूंगा, ठीक है, मैं अगली क्लास में आपको बता दूंगा कंफर्म करके। आई थिंक तो यही होती है। ओके, यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस सर। Sir. ओके, तो आई थिंक मैं अब आगे हम अपने टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। देखो अब मैंने एक डीपीपी आपकी और चालू कर दूंगा मैं, वो हमारी विथस्टोन ब्रिज के ऊपर होगी, तो सभी विथस्टोन ब्रिज अगली क्लास में करेंगे, ठीक है, अगली क्लास से सर? पहले। हाँ बेटा, सर एक रूल ऑफ सिमेट्री बता दो सर। सिमेट्रिक, यस सर। ठीक है। जैसे क्या होता है, एक्चुअली दो टाइप सिमेट्री एक्चुअली काफी टाइप्स की होती हैं। एक सेकेंड, आंसर आपने ये भी कहा था कि आप बताओगे कि अगर 3 रेजिस्टेंसेस होंगे तो उनमें कैसे करंट डिवाइड होगा। हाँ ये वाला मुझे बताना था, ये वाला मुझे बताना था। ओके, तो कोई एग्जांपल, एक मिनट रुको मुझे देखने दो, जस्ट अ सेकेंड। सर डीपीपी का फर्स्ट क्वेश्चन डीपीपी 1F वो भी सिमेट्रिक वाला ही है। डीपीपी 1F, अभी जो हमने करी वो F ही तो करी थी वो। यस सर, उसी का फर्स्ट क्वेश्चन। नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन सिमेट्रिक का नहीं था बेटा, वो तो कुछ और था जो हमने करा तो था, वो तो ट्राइंगल वाला था ना वो तो। यस सर। नहीं वो सिमेट्रिक वाला नहीं है, एक सेकंड रुको। सिमेट्रिक एक्चुअली तुम्हारे सिलेबस में आती नहीं है, लेकिन चलो मैं एक बार बता देता हूँ, एक सेकंड रुकना। लेट्स वी कैन ड्रॉ इट ऑन, ध्यान से देखना। ओके, दो टाइप की डेटा सिमेट्री हो जाती हैं। एक आर सभी आर हैं यहाँ पे, सभी को दिख रहा है ये सब? Yes, sir. ओके, यस सर। ध्यान से देखिएगा, दो टाइप की सिमेट्री होती है, एक होता है फोल्डिंग सिमेट्री और एक होता है मिरर सिमेट्री। मैंने ये दोनों क्वेश्चन एक ही साथ लगा दिए हैं इसमें। मिरर सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री सबसे पहले ध्यान से देखो। फोल्डिंग सिमेट्री क्या कहती है कि अगर ये ए है और ये बी है,
और इस ए बी के अक्रॉस ऊपर और नीचे बिल्कुल सेम बन रहा है। ध्यान से देखो, क्या सबको दिख रहा है सेम, बिल्कुल सिमेट्री है। वो इस Yes, ए sir. बी, अगर हम यहाँ पे ए बी एक लाइन खींच Yes, देते हैं sir. तो ये पूरा का पूरा हमारा ऊपर और नीचे देखो सेम है। तो अगर ये सेम होता है तो हम क्या करते हैं, मतलब एक्चुअल में होता क्या है, ये सब पैरेलल में हो जाता है, इसका मतलब है अगर मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो होता क्या है, फोल्डिंग सिमेट्री क्या करती है, इस पूरे को ऊपर की तरफ ले आते हैं। तो ये क्या रह जाता है, ए बी के बीच में अब रह क्या जाएगा, ध्यान से देखना। ये एक सेकेंड, जब हमने फोल्ड कर दिया, सॉरी ये तो सीधा रजिस्टर, ये सीधी वायर है। जब हमने फोल्ड कर दिया तो नीचे की जो रेजिस्टर्स है वो खत्म हो जाती है। ऊपर की तरफ अब ध्यान से देखो, हमारा ये वाला और ये दो रेजिस्टर्स कॉमन नहीं थे, तो ये तो एज इट इज रहेंगे आर आर। बाकी जो भी रेजिस्टर्स होंगे, क्योंकि हमने एक बार फोल्ड कर दिया है तो हमारी नेट रेजिस्टेंस आधी हो जाएगी। तो ऊपर वाला हो जाएगा r/2, नीचे वाला हो जाएगा r/2, नीचे वाला ये भी हो जाएगा r/2। क्या सभी को ये वाली चीज समझ में आई है? इसमें किया Yes, क्या है कि जो भी sir. नीचे है Yes, उसको sir. हमने फोल्ड कर दिया ऊपर की तरफ। तो ऐसी जो भी होती है उन्हें कहते हैं फोल्डिंग सिमेट्री। और Sir. फोल्डिंग, हाँ बेटा बोलो। सर हमने फोल्ड कैसे कर सकते हैं सर, क्योंकि ए जो करंट आएगा सर वो तो फिर डिवाइड हो जाएगा ना। वो एक्चुअली में डिवाइड होगा, लेकिन क्या है कि ऊपर वाली और नीचे वाली एक्चुअली बिल्कुल सेम है। तो जितना करंट ऊपर वाले में जाएगा उतना ही करंट नीचे वाले में जाएगा। यस सर। तो इसीलिए वो सिमेट्रिक होंगी। यस सर। तो इसीलिए हमने क्या कहा, उनको एक साथ कर दिया, तो उनकी नेट रेजिस्टेंस आधी करके, तो जो करंट जाएगा वो उसमें एज इट इज चला जाएगा, क्योंकि नेट रेजिस्टेंस आधी हो गई तो ऑटोमेटिकली करंट डबल हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, नेट रेजिस्टेंस हमारी आधी हो जाते हैं। तो मैं इसको एक बार दोबारा Wheatstone लगाएंगे इसमें। एक सेकेंड, हाँ व्हीटस्टोन। तो हम क्या कर सकते हैं अब यहाँ पे, तो अब मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारा ये हो गया, ये तो ये हमारे पास ये r/2, ये भी r/2, ये r और ये r। क्लियर है सभी को? Yes, sir. अब इसमें व्हीटस्टोन भी लगा सकते हैं, दूसरा सिमेट्रिक वाला होता है वो भी लगा सकते हैं। इसमें कहते हैं, हम इसे कहते हैं मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री क्या कहती है कि अगर एक लाइन खींच लो अगर हम बीच से, और लेफ्ट और राइट में सेम हो, मतलब सेम रेजिस्टर हो, ठीक है, लेफ्ट में भी सेम रेजिस्टर, राइट में भी, तो ध्यान से देखो, ऊपर r/2, उधर भी r/2, लेफ्ट में r तो राइट में भी r। तो अगर यहाँ पे करंट I1 होगा तो यहाँ पे भी जो करंट पहुंचेगा वो I1 ही पहुंचेगा। सिमिलरली यहाँ जो I2 पहुंचेगा वो यहाँ पे भी I2 पहुंचेगा। तो इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो व्हीटस्टोन ब्रिज ही बनता है, लेकिन बड़े से बड़े सर्किट का भी बन जाता है। यहाँ पे तो 5 दिख रहे हैं, ज्यादा का भी बन जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्या था, तो जो करंट यहाँ से जाएगा वो यहाँ से जाएगा, तो ये वाला रेजिस्टर हमारा हट जाता है। तो हेंस ये हमारे सीरीज में आ गए। तो r/2 सीरीज में होगा तो r हो जाएगा, ये 2r हो जाएगा, और दोनों पैरेलल में हो जाएंगे तो 2r into r अपॉन में 3r, r से r कट गया, 2r/3 इज आर नेट रेजिस्टेंस। ये चीज क्लियर है? सर नोट Yes, कर रहा sir. हूँ। यस सर। आराम से करो, मैं छोटा कर देता हूँ एक बार, एक सेकेंड। ये लो, इसके तो बहुत क्वेश्चंस होते हैं, मतलब अगर वैसे देखें तो। सर हाँ बेटा बोलो। सर आपने इसमें आर्मर कैसे निकालनी एक बार फिर से बता दो। कौन सा वाला क्या निकाल दिया बेटा? r2 बेटा सेकंड केस में। सेकंड केस में r/2 क्यों हटाया मैंने, ये कह रहे हो? नो सर, आपने से आर्मनेट कैसे निकाली? r-net कैसे निकाली? जैसे ही r/2 हट गया बेटा, तो Yes, ये sir. ये वाला जो रजिस्टर है और ये वाला जो रजिस्टर, दोनों सीरीज में हो गए। यस सर। अब दोनों सीरीज में हो गए तो r/2 प्लस r/2 क्या हो गया? और r। सिमिलरली नीचे वाले भी सीरीज में हो गए तो r क्या हो गया? 2r। ओके सर। कर लो। सर ये r हाफ कैसे हो गया? बेटा जैसे मैंने बताया ना, फोल्डिंग सिमेट्री, क्योंकि नीचे वाला जो हमारा ऊपर देखो, ये वाला जो डायग्राम है ऊपर, इस वाले में नीचे वाले जो रेजिस्टर्स हैं और ऊपर वाले रेजिस्टर्स हैं ये सेम है। तो इन पे हम एक सिमेट्री होती है, फोल्डिंग सिमेट्री। तो कभी भी हमें, मतलब जिसके अक्रॉस निकालना है, जैसे हमें AB के अक्रॉस निकालना है तो उनको एक लाइन ज्वाइन कर दी, और अगर ऊपर और नीचे सेम रेजिस्टर्स दिखते हैं तो उनको हम फोल्ड कर देते हैं, सबको ऊपर की तरफ कर देते हैं, इसे कहते हैं फोल्डिंग सिमेट्री।
और हाफ ऑटोमेटिकली जो भी रेजिस्टर्स होंगे उनका हाफ हो जाएगा। ओके सर। क्लियर है? सर इसके सवाल एनटीएससी में आ सकते हैं? हाँ बेटा, एनटीएससी लेवल पे आ सकते हैं, वैसे नहीं है, मतलब एनटीएससी वो भी लेवल 2, लेवल 1 नहीं। तो लेवल 2 में हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम दोबारा इसके बारे में सीख लें, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये चीजें उस टाइम सीखी जा सकती हैं जब लेवल 1 क्लियर हो जाए। सीबीएसई में तो आने के ही नहीं बेटा, सीबीएसई में कोई मतलब नहीं है। सर हमने फोल्डिंग सिमेट्री में आरआर क्यों नहीं काटे, लेकिन हमने मिरर आरआर काटे नहीं है क्योंकि एक्चुअली देखो सिमेट्री तो नीचे वालों की है ना, बीच वाले की थोड़ी है। बीच वाला तो एज इट इज रहेगा, ऊपर और नीचे वाले है ना जिनकी सिमेट्री है, क्योंकि हमने ए बी के अक्रॉस लाइन ड्रॉ करी थी। तो इस लाइन के नीचे और ऊपर की तरफ देखते हैं, इस लाइन पे नहीं देखते। ठीक है? ओके सर। ओके, सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। तो यहाँ से दोनों सिमेट्री आपकी इसी क्वेश्चन में हो गई है। अब मैं जूल्स इफेक्ट तो शुरू करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट आपका आता है जूल्स हीटिंग इफेक्ट। देखो अब जूल्स हीटिंग इफेक्ट होता क्या है, आप लोगों के घर में सर्दियों के टाइम पे रॉड्स वगैरह या फिर जनरली हीटर्स यूज होते हैं, या बल्ब हमारे जो होते हैं, ये सब एक्चुअली होता क्या है कि जब इनमें से करंट पास होता है तो इनके अंदर जो फिलामेंट होता है वो गर्म होता है। ठीक है? गर्म होने की वजह से वो हीट जनरेट करता है, जिसकी उस हीट की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है, जिसकी वजह से जो फिलामेंट है वो लाइट की तरह जलना शुरू कर देता है। तो जूल्स हीटिंग इफेक्ट क्या कहता है आसान भाषा में, कि अगर कोई रेजिस्टर है उसके अक्रॉस करंट पास हो रहा है तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस हीट लिबरेट होगी, हीट निकलेगी, और ये जो हीट होगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जितना रेजिस्टेंस होगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के, कि कितना टाइम ये वो करंट फ्लो करा। इसको आप तो इसको जब हम फॉर्मूले में निकालते हैं तो इट बिकम्स H इज इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू T। दिस इज आर जूल्स फॉर्मूला फॉर हीटिंग। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर हम इसे V स्क्वायर अपॉन R इंटू T भी तो लिख सकते हैं। हाँ बेटा, लेकिन जूल्स फॉर्मूले के लिए हमारा सिर्फ I स्क्वायर RT होता है। तो अगर जूल्स फॉर्मूला कभी भी पूछा जाएगा तो हमें यही लिखना है। वो जो स्क्वायर वाली बात जो आप कर रहे हो एक्चुअली वो होते हैं डिराइव्ड फॉर्मूले। मैं भी उस पे आऊंगा, उस पे भी टेंशन ना लो, वो मैं बताऊंगा। क्या सभी को यहाँ तक क्लियर है? यस यहाँ पे भी कोई कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं होता? नहीं बेटा, इसमें भी कोई कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं होता। एक बार स्टेटमेंट रिपीट करना है इसकी। मैं क्या कह रहा हूँ कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो H जो होता है वो इक्वल होता है I स्क्वायर R इंटू T के। तो ये हमारा हीट हो गया। हीट हमारी हमेशा जूल में मेजर होती है, जो टाइम है इसके अंदर वो सेकंड्स में होगा, रेजिस्टेंस तो हमारी ओम में आपको पता ही है, और करंट हमारा एम्पियर में होता है। सर। हाँ बेटा। सर ऐसे तो हीट भी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होगी ना? हीट ड्रिफ्ट वेलोसिटी के सर क्योंकि फिर इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड से हीट पे इफेक्ट पड़ता है। नहीं बेटा, ये काफी एब्रप्ट चीज है। अभी मतलब मैं इस पे कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये इसके अंदर तो अगर आप सिर्फ डायरेक्टली फॉर्मूले से आप नहीं बता सकते ऐसे। मुझे मतलब थोड़ा इसके बारे में देखना पड़ेगा। इसको इस तरह से नहीं कह सकते कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है? ओके। सभी को यहाँ तक क्लियर है? यस सर। नाउ अब हम लोगों को क्या एक चीज जो हमने सीखी हुई है वो क्या सीखी हुई है कि V इज इक्वल टू IR होता है। तो V इज इक्वल टू अगर IR है तो I क्या हो जाएगा? V अपॉन R। राइट? तो अगर मैं यहाँ पे I की जगह लगा देता हूँ V अपॉन R तो क्या हो जाएगा? V अपॉन R का होल स्क्वायर इंटू R इंटू T। इसको सॉल्व करते हैं तो V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R इंटू T। R से R कट गया तो हमारे पास आ गया V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। तो एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास I स्क्वायर R इंटू T हीट का फॉर्मूला। एक फॉर्मूला आ गया V स्क्वायर अपॉन R इंटू T, और एक हो जाता है VI इंटू T। ये हमारे हीट के फॉर्मूले हैं। लेकिन अगर कोई हमसे जूल्स इफेक्ट पूछेगा तो हमेशा H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT करना, ये हमेशा ध्यान रखना। क्या बेटा पूछ रहा है?
v स्क्वायर अपॉन r into t है सर। हाँ। इसमें तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, मतलब हाँ बेटा, डिवाइड बिल्कुल ठीक बात है। तो सीरीज पैरेलल का है कुछ। हाँ बेटा, सीरीज पैरेलल का होगा। एक्चुअली क्या है, देखो ये वाली चीजें तो हमेशा वैलिड रहेंगी, लेकिन ये जो क्वेश्चन जो फॉर्मूलेज हैं वो हमारी सहूलियत के लिए हमें कहाँ यूज करने हैं वो देखना पड़ेगा। जैसे अगर मैं सीरीज की बात करूंगा तो सीरीज के अंदर मुझे पता है कि करंट सेम रहता है, तो करंट सेम रहता है तो मैं उसमें भाई आई स्क्वायर आर टी का फॉर्मूला यूज करूंगा। ठीक है, अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई, अभी मैं ऐसे सवाल वैसे कराऊंगा, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे R1 के अंदर हीट निकालो तो मैं आई स्क्वायर आर टी का फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है, वहीं अगर कोई मुझसे पैरेलल, ये इस तरीके से पैरेलल सर्किट की बात करे और R1 और R2 की बात करे और फिर कहे बताओ भाई हीट निकालो R1 के अक्रॉस, तो देन आई विल प्रेफर वी स्क्वायर अपॉन आर टी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस सेम है, R1 और R2 के, तो देन आई विल प्रेफर वी स्क्वायर अपॉन आर टी। तो जनरली इसको इस तरह से याद भी रख सकते हैं कि ये पैरेलल के लिए केसेस के लिए होता है जनरली, और ये सीरीज के केसेस के लिए। सर तीसरा फॉर्मूला UIT VIT ओके सर। VIT ध्यान से देखो, यहाँ पे आई स्क्वायर आर टी है, आई स्क्वायर आर टी, इसको मैं लिख सकता हूँ आई इंटू आई आर इंटू टी। तो आई तो एज इट इज रख लिया, आई आर हमारा V होता है इंटू टी, सॉरी इंटू टी, तो यही तो लिखा। क्लियर है सभी को? यस सर। कोई डाउट किसी को? एक बार लिख लें ये सब लिख लें। यस सर। सर वहाँ पे आई कैसे आ गया वो समझ नहीं आया। कहाँ पे बेटा? सर ये लास्ट वाले फॉर्मूला VIT। बेटा ये अभी मैंने ये वाला करा ना, यहाँ पे ये देखो, ये वाला आई स्क्वायर आर टी था, ये मैं पूरा लिख देता हूँ। आई स्क्वायर आर टी है, तो आई स्क्वायर आर टी को मैं 2 बार आई लिख सकता हूँ, आई स्क्वायर को आई इंटू आर हमारा होता है V, जो हमने अभी यहाँ ये किया, आई आर होता है V। तो हमने क्या लिखा, एक आई को यहाँ लिख लिया, ये V लिख लिया, टी लिख लिया, तो हमारा VIT आ गया। ओके सर। ओके सर वीआईटी वाला किसी में भी लग सकता है? नहीं बेटा, वो अगर ना बल्ब, जैसे कोई बल्ब दे रखा है, ठीक है, उसकी कुछ पोटेंशियल दे रखी है और उसमें करंट भी दे रखा है कितना फ्लो होता है, तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं फिर उसको। ओके सर, थैंक यू। ठीक है ना, पोटेंशियल पता है, आई पता है, तो मुझे पावर निकालनी हो या इस तरीके से हीट निकालनी हो तो मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ। वो भी आएगा, जैसे जैसे प्रैक्टिस कराऊंगा वो समझ में आ जाएगा इसमें। क्लियर है सभी को यहाँ तक? यस सर। ओके, यस सर। ध्यान से देखें। और अब मैं क्या, अभी एक बार और मैं इस फॉर्मूले को जरा दोबारा लिख लेता हूँ। तो हमें क्या पता लगा, हीट जो होती है वो होती है आई स्क्वायर आर इंटू टी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी इज इक्वल टू वी आई इंटू टी। ये हमारे 3 फॉर्मूले हो गए। दूसरा, अब आपको याद होगा पावर, आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी, सभी को याद है पावर इज Yes, heat done upon upon time. heat upon राइट ऑन अपॉन टाइम। राइट। अब देखो अपॉन टाइम। राइट, जो अब देखो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो किया था अक्रॉस द रेजिस्टर, मैंने क्या कहा था कि करंट फ्लो कर रहा है हमारा रेजिस्टर में से, इसी अब ये जो वर्क, ये भी एक वर्क डन कर रहा है, क्योंकि जो बल्ब जल रहा है वो एक तरीके का वर्क डन ही है, तो जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो भी एक तरीके का वर्क डन है। तो इसका मतलब जो वर्क डन हुआ या जो हीट प्रोड्यूस हुई, अगर मैं उसको टाइम के साथ डिवाइड कर दूं तो हमारा पावर आ जाएगा। तो पावर क्या हो जाएगा, वर्क हीट अपॉन टाइम या वर्क डन अपॉन टाइम, वट एवर यू कैन से। हीट हमारे पास फॉर्मूला अभी हमने निकाल ही लिया है, विच इज आई स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई टी। तो टी से टी कट जाएगा, तो हेंस पावर का फॉर्मूला क्या आ गया, डायरेक्टली आई स्क्वायर इंटू आर। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? सर हीट वर्क डन की इक्वल कैसे हुआ? बेटा क्योंकि हमने क्या माना कि जो करंट हमारे पास, मैंने यही तो बताया था अभी ऊपर, कि जो करंट हमारे पास आया उसने सारी एनर्जी अपनी मतलब देखो इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे सेल से एनर्जी लेके जाता है और वो कहीं जाके अपनी एनर्जी देगा। ठीक है, तो उस एनर्जी जब वो देता है तो वर्क डन होता है, और उसी वर्क डन की वजह से हीट प्रोड्यूस हुई है। आर यू गेटिंग मी? ठीक है सर। ओके सर। इसीलिए वो हीट के बराबर आ गया। तो वर्क, अब जो पावर है वो हमारा क्या हो गया, आई स्क्वायर इंटू आर। अब ध्यान से देखो, हर एक टर्म के अंदर, हीट के अंदर टाइम है जो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर एक में से टाइम हट जाएगा तो पावर के लिए हर एक में से टाइम हट जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ वी स्क्वायर अपॉन आर
और इज इक्वल टू V इंटू आई। तो ये हमारे पावर के फॉर्मूले हो गए तीनों। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके यस सर। यस सर। ठीक है बेटा। यस सर। तो मैं एक बार और लिख लेता हूँ H। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। आई स्क्वायर आर टी ये हमारा जूल्स का फॉर्मूला है। इसके बाद वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी हमारे डेराइव्ड फॉर्मूले हैं। ये जूल्स फॉर्मूले नहीं है, प्लीज मेक इट श्योर, ये ध्यान रहे, दीज आर नॉट जूल्स फॉर्मूला। पावर होगा हमारा आई स्क्वायर इंटू आर, वी स्क्वायर अपॉन आर और वी इंटू आई। तो हमें ये हमारी चीजें क्लियर हो चुकी है। ठीक है। अब क्या होता है बेटा, जैसे कोई बल्ब होता है या कोई भी चीज होती है, उन पे रेटिंग लिखी होती है। एक सेकेंड। उस पे एक रेटिंग लिखी होती है। रेटिंग क्या कहती है? उसकी पावर बताती है, जैसे कितने वॉट का है, दैट कैन बी 100 वॉट। और वो पोटेंशियल बताती है कि कितने पोटेंशियल के बीच में उसे रखा गया है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर इस बल्ब को अगर मैं इस बल्ब को 220 वोल्ट के अक्रॉस रखता हूं तो ये हमें 100 वॉट पावर देगी। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। अगर मैं इसके अंदर ये पॉजिटिव नेगेटिव 220, तो अब मैं अगर इस तरीके से ये वाली चीज लिखता हूं तो सबसे पहले क्या मैं रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं यहाँ से? अगर मैं कहूँ आपको बल्ब की रेजिस्टेंस निकालो, तो देखो पावर दे रखी है बल्ब की, क्योंकि 100 वॉट पावर, जो पावर की यूनिट होती है वो वॉट होती है। तो अगर ये 100 वॉट हमारी पावर दे रखी है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 220 वोल्ट दे रखा है, तो रेजिस्टेंस अगर निकालनी है तो फॉर्मूला हम लगाएंगे P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर। तो R हमारा हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन पी। V हमारा अगर देखो 220 वोल्ट दे रखा है, तो 220 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, और इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 484। क्या ये सभी को समझ में आया या नहीं? यस सर। यस सर। इसमें किसी को भी डाउट? नो सर। सर हाँ बेटा। सर मुझे पूछना था, ये हमने इधर टाइम लिखा था, वो टाइम किसका टाइम है सर? ये टाइम है जितनी देर हमने बल्ब जलाया, जितनी देर आपने अपने घर का पंखा जलाया तो कितनी देर जलाया, 1 घंटा 2 घंटा, पूरे दिन चलता रहा, दैट इज द टी टाइम। ओके सर। क्लियर है ये? यस ओके सर। ओके बेटा। अब ध्यान से देखना बेटा। अब इंडिया में तो ओके बेटा, ओके ओके। सर हो गया। ओके बेटा, ओके। ध्यान से देखते हैं। अब अगर मैं आपको दो क्वेश्चन में 1 मिनट देख ही लेता हूं, ताकि 1 सेकंड बेटा। ओके। सभी को आवाज आ रही है? यस सर। ओके ओके। चलो मैं कहता हूँ, दो हमारे पास बल्ब हैं, हमारा 50 ओम वॉट का, दूसरा बल्ब है हमारा 100 वॉट का। तो दोनों के अक्रॉस 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब जो इनकी जिसे कहते हैं तो इसके जो 100 वॉट और 220 वोल्ट, 100 वॉट और 220 वोल्ट की रेटिंग है इसको रेटिंग कहते हैं। और एक दूसरा बल्ब है जिसे 50 वॉट और 220 वोल्ट की रेटिंग है इसकी। इन दोनों को हमने क्या किया, पैरेलल 220 वोल्ट पोटेंशियल के अक्रॉस ज्वाइन कर दिया। और अगर मैं आपसे पूछूं फाइंड द टोटल पावर, फाइंड द टोटल पावर, तो कैसे करेंगे? सर पूरे जो सर्किट है उसका करंट निकाल के। उसका करंट निकाल के। ओके, तो ध्यान से देखिएगा।
देखो मुझे पता है इनकी रेटिंग 220 वोल्ट है, इसका मतलब क्या है ध्यान से सुनिएगा। 220 वोल्ट अगर रेटिंग है, इसका मतलब अगर इसके अक्रॉस 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो ये 100 वॉट प्रोड्यूस करेगा, और इसके अक्रॉस 220 वोल्ट होगा तो ये 50 वॉट प्रोड्यूस करेगा। क्या सबको ये चीज तो समझ में आती है? यस सर। Yes, sir. Yes, इन sir. दोनों को Yes, sir. इन दोनों को मैंने जो कनेक्ट किया है वो पैरेलल में कनेक्ट किया है। तो पैरेलल में कनेक्ट किया है, इसका मतलब दोनों के अक्रॉस 220 वोल्ट होगा। अगर यहाँ पे हमारा 0 वोल्ट है, यहाँ पे 0 वोल्ट है, यहाँ 220 वोल्ट है, तो यहाँ भी 0 वोल्ट होगा और यहाँ पे 220 वोल्ट होगा। सिमिलरली यहाँ भी 220 वोल्ट और यहाँ पे 0। सिमिलरली यहाँ भी 220 वोल्ट और यहाँ 0। सबको ये चीज क्लियर है? Yes, sir. जब भी Yes, sir. 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जब भी 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो क्या पावर 100 वोल्ट होगी? यही तो इसकी रेटिंग है। यस सर। तो अगर Yes, मैं इसको sir. 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ, तो पावर इन 1 विल बी डायरेक्टली 100 वॉट एंड पावर इन 2 वुड बी 50 वॉट, और टोटल पावर हमारी ऐड होती है तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, दैट वुड बी 100 प्लस 50 वुड बी 150 वॉट डायरेक्टली। इसमें कुछ भी नहीं करना था। क्या ये चीज समझ में आई है सभी को? Yes, sir. यस सर। बता दो। What is that? ये बता। क्या बेटा? पावर मतलब पावर 200 वॉट और 50 वॉट क्यों है, एक बार फिर से बता दो। सर रिपीट कर दो। ओके, मैं क्या कह रहा हूँ बेटा कि यहाँ पे ये जो बैटरी हमने लगाई है 220 वोल्ट की बैटरी है, तो अगर ये 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है, तो मैंने कहा अगर ये 0 वोल्ट होगा तो ये 220 वोल्ट हो जाएगा। तो ये कनेक्टिंग वायर है तो पोटेंशियल डिफरेंस सब में सेम रहता है। तो डायरेक्टली अगर मैं बल्ब के अक्रॉस आ जाऊं तो बल्ब के अक्रॉस ये 0 वोल्ट होगा और ये 220 वोल्ट होगा। तो अब बल्ब की रेटिंग क्या है? बल्ब की रेटिंग है कि 220 वोल्ट अगर पोटेंशियल डिफरेंस हुआ तो हमारा 100 वॉट का पावर होगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है एंड 100 वॉट पावर है। तो हेंस जो हमारा P1 होगा वो 100 वॉट पावर प्रोड्यूस करेगा और P2 जो है वो 50 वॉट प्रोड्यूस करेगा, और डायरेक्टली जो टोटल पावर होगी हमारी होगी P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 विच इज 100 प्लस 50 150। सर ये सिर्फ पैरेलल कनेक्शन में होता है कि सीरीज कनेक्शन में भी कर सकते नहीं हैं? बेटा, सीरीज कनेक्शन में कुछ और करना पड़ेगा। वो रेसिप्रोकल? नहीं मैं बताता हूँ, अभी पहले यहाँ तक क्लियर करता हूँ। यहाँ तक सबको क्लियर होगा तो प्लस करना है बस। हाँ बेटा, डायरेक्टली पावर से ऐड करनी है, लेकिन देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो पावर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम हो, ऐसा नहीं है कि कुछ और हो। नहीं तो वैसे क्या करना होता है, रेजिस्टेंस निकालो। पावर का डायरेक्टली फॉर्मूला तो वही V²/R होता है। तो अगर P1 के अक्रॉस मुझे पावर निकालनी है तो V²/R। बट सर पैरेलल कनेक्शन में तो पावर हमेशा सेम वो हमेशा सेम रहेगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस तो। हाँ पोटेंशियल नहीं, हाँ पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा ना। तो यही तो मैंने कहा कि इसीलिए मैंने कहा डायरेक्टली आ जाएगा। एक मिनट सुनो, अभी हमने रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला निकाला था, क्या था वो? इसी को मैंने किया था V²/P। सभी को याद है ये वाली चीज, अभी जो लास्ट क्वेश्चन में अभी हमने किया? Yes, sir. अब ध्यान Yes, से देखो, अगर मैं पावर निकालना चाहता हूँ P1 के अक्रॉस, P1 के अक्रॉस होगी पावर V²/R1, क्योंकि R1 रेजिस्टर की बात कर रहा हूँ। लेकिन R1 क्या होगा? R1 ये होगा हमारा V²/R, तो V²/P। तो V² से V² कट जाएगा तो ऑटोमेटिकली P ही आ जाएगा। तो जो मैंने डायरेक्टली, इसलिए मैंने 100 वॉट ही कर दिया। सभी को ये चीज समझ में आई है? Yes, sir. ओके, ध्यान से देखना। अब इन्हीं बल्ब को अगर मैं, एक सेकेंड, इसी बल्ब को अगर मैं सीरीज में लगा देता हूँ, उन्हीं दो बल्ब को, तो मैंने क्या किया, दो बल्ब लिए 100 वॉट के और 220 वोल्ट रेटिंग जो इनकी है, और दूसरा कितना 50 वॉट का 50 वॉट, इसकी भी 220 वोल्ट की रेटिंग। और अब मैंने क्या किया, इसको अक्रॉस कर दिया पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस 220 वोल्ट। तो अब क्या होगा? तो सबसे पहले तो हम क्या निकालें, रेजिस्टेंस निकालो R1 और R2 दोनों की। Resistance. R1 R2 रेजिस्टेंस निकालने दोनों की, क्योंकि मैंने क्या कहा, कॉम्बिनेशन निकालना है आपको, इसका नेट रेजिस्टेंस निकालनी है, नेट पावर निकालनी है, सॉरी। तो नेट पावर एक सेकंड,
मैंने क्या कहा आपसे कि इसकी हमें नेट पावर निकालनी है, टोटल पावर ऑफ द सर्किट, राइट। तो टोटल पावर ऑफ सर्किट के निकालने के लिए क्या करो, पहले R1 निकालो, फिर R2 निकालो, फिर R नेट निकालो। R नेट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, ठीक है। और उसके बाद क्या निकालना है, पावर। पावर क्या हो जाएगा, V² अपॉन R नेट। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? और निकाल के आंसर बताओ मुझे। यस सर। सर आर कैसे निकालेंगे बल्ब का? बेटा अभी तो सिखाया था मैंने ऊपर, V² अपॉन P। सर एक की आ गई है 484 और 484 ओम, और दूसरे की है 968 ओम। हाँ ठीक है, उनको ऐड कर देना है ना? हाँ बेटा। ओके सर। तो R1 आपकी आ जाएगी होगी 484, और दूसरी उसकी डबल आ गई होगी 484 इंटू 2। इन दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 484 इंटू 3। सर 1452। 145। सर रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, एक बार दोबारा बता दो, क्लियर नहीं हुआ। बेटा मैंने रेजिस्टेंस के, देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसमें दे क्या रखा है, पावर दे रखी है और वोल्टेज दे रखी है, ठीक है। अब पावर और पावर का, सबसे पहले पावर के फॉर्मूले हैं कितने। पावर के फॉर्मूला है, एक मिनट रुको, मैंने ऊपर अभी लिखा ही था इसीलिए मैंने एक्चुअली बार बार लिखे थे फॉर्मूलेस। एक सेकेंड ध्यान से देखें, ये पावर का फॉर्मूला है हमारे पास, I² इंटू R, V² अपॉन R और VI। तो आपको देखो अब आपको दे क्या रखा है, एक सेकेंड सर 100/3 वॉट आ रहा है क्या? हाँ बेटा 100/3 आएगा, 100/3 आएगा। ध्यान से देखें, क्या कह रहा हूं मैं, यहाँ पे देखें पावर जो फॉर्मूला है बेटा, I² इंटू R है, V² अपॉन R है और VI है। अब हमें कोई, देखो हर एक इक्वेशन के अंदर 3 वेरिएबल है, मतलब P इज इक्वल टू I² R है, P इज इक्वल टू V इंटू I है, V इंटू I, और P इज इक्वल टू V² अपॉन R है। अब इन तीनों में देखो 3 वेरिएबल हैं, अब 2 वेरिएबल किसी के भी दे रखे हैं और तीसरा निकालना है। जैसे पावर दे रखी है और वोल्टेज दे रखे है और रेजिस्टेंस निकालना है, तो हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। यस सर, ओके समझ आ गया। सर और देखते हैं, ध्यान से देखना। सभी की इसका आंसर आ गया है या अभी और कराऊं मैं? यस सर आ नो सर आ गया आंसर। सर आ गया। यस सर आ गया। 3। यस सर। राइट, 33.3। ओके। अगर मैं इसको थोड़ा और कुछ कर सकते हैं, R नेट जो होगा R1 अपॉन R2 हो जाएगा 4/3। ठीक है, सर ध्यान, हाँ बेटा। ये सर, बोर्ड में- कौन, ये क्या कर रहे हैं, कोई आवाज कहाँ से आ रही है ये? सर बोर्ड में नेसेसरी होता है वो डेसिमल फॉर्म में लिखना। हाँ बेटा, कोशिश करना जितना डेसिमल फॉर्म में लिख पाओ उतना ठीक रहे, मतलब अप टू 1 और 2 डेसिमल मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। सर ये Okay, टोटल पावर निकलेगी ना? हाँ बेटा टोटल पावर निकलेगी। अब इसी के साथ अब ध्यान से देखिए, हम ना सिंगल पावर भी निकाल सकते हैं, एक बल्ब कितनी पावर निकालेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, R नेट आपने निकाल लिया, और क्या करें, हमें करंट निकालना पड़ेगा उसके लिए। अगर मैं पूछूं बल्ब जो 1 है वो कितनी पावर जनरेट कर रहा है, तो उसके लिए क्या करो, हमने R तो निकाल ही लिया, जो R नेट आया हमारे सर पास। सर पर क्वेश्चन में तो गिवन है कि 100 वॉट है, क्या कि 100 वॉट पावर है। रेटिंग है, वो रेटिंग है। उसका मतलब क्या है कि अगर 220 वोल्ट का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो वहां पे 100 वॉट होगा।
ठीक है। तो सर पोटेंशियल डिफरेंस भी तो 220 वोल्ट ही गिवन है हमें। नहीं नहीं बेटा, ये सीरीज में है ना, सीरीज में है, तो अगर ये पॉइंट ए होगा, ये पॉइंट बी होगा, ये पॉइंट सी होगा, तो ए से बी जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज नॉट 220, ये तो कम होगा ना। ओके सर, ओके ओके। तो करंट एक्चुअली रेजिस्टेंस हमने निकाल ली है, तो पहले आर नेट से हम आई निकालेंगे टोटल करंट, तो दैट वुड बी 220 वोल्ट डिवाइडेड बाय 484 इंटू 3, तो ये हमारा करंट आ जाएगा। ठीक है। और पावर निकालेंगे P1, अगर मैं P1 के लिए वो पावर निकालूंगा तो पावर P1 क्या हो जाएगा, I इंटू R1। तो I कितना 220 डिवाइडेड बाय 484 इंटू 3, और R1 हमारा शायद 484 ही था, तो 484 से डिवाइड करेंगे तो पावर P1 कितनी आ गई 220 बाय 3, एंड दैट वुड बी 3 7। आई थिंक कुछ गड़बड़ तो नहीं है यहाँ पे, पावर 50 वॉट से, ओके एक मिनट, I इंटू आर आएगा 3 7 आई थिंक कुछ गड़बड़ है, एक सेकंड रुकना सर आई स्क्वायर आर होना चाहिए सर, शायद हाँ, आई स्क्वायर I आर होना चाहिए। होगा, कुछ गड़बड़ है, Yes, sir. I स्क्वायर आर है, Yes, sir. राइट, क्योंकि यहाँ पे वो सही नहीं आ रहा था। ठीक है, तो I स्क्वायर आर होगा तो इसका मतलब होल स्क्वायर हो जाएगा, तो हैंस हम क्या लिख सकते हैं 220 एक और एक्स्ट्रा लिखेंगे प्लस 484 इंटू में 3 लिखेंगे। आप ध्यान से देखें तो 20 10 आएगा, 22 का स्क्वायर होता है 484, तो 22 यहाँ से कटेगा तो ये भी 10 आ जाएगा, तो दैट वुड बी 100/9। तो जो पावर होगी वन की बल्ब की, तो वो हो जाएगी 100/9 वॉट। सिमिलरली अगर मैं P2 की बात करूंगा तो सिमिलरली हम I स्क्वायर इंटू R2 करके वो भी निकाल लेंगे। क्या सभी कोई वाली चीज क्लियर है? यस सर। राइट। Yes, sir. सर नेट पावर तो 100/3 आएगी ना? हाँ बेटा, नेट पावर 100/3 ही आएगी। अब ध्यान से देखो, पावर जो रेजिस्टेंस है दूसरे की वो डबल हो जाएगी, तो यह भी अब ये भी डबल हो जाएगा, तो वो 200/9 आ जाएगा, तो वही आ जाएगी 100/3 आएगी। तो जो हमारा P2 आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस डबल है तो पावर डबल हो जाएगी, तो 200/9 वॉट आएगा। इंपॉर्टेंट क्या था बताना कि जब पैरेलल में होती है तो ध्यान से देखो, मैं इसमें क्या दिखाना चाह रहा था, एक चीज़ और, एक सेकंड, इसको छोटा हो जाए, बड़ा हो गया, एक सेकंड बेटा। हाँ, मैं क्या कह रहा था, जब देखो हमने सीरीज में कनेक्ट किया था, पैरेलल में कनेक्ट किया था, तो 100 वॉट जो था वो मैक्सिमम पावर दे रहा था, क्योंकि ज़्यादा बड़ा था पावर का, तो हमें उतनी ही पावर मिल रही थी जितने वॉट का वो है। 50 वॉट जितने पावर का वो है उतना ही मिल रहा था पैरेलल के केस में। लेकिन सीरीज में क्या होता है, इन दोनों की रेजिस्टेंस आपस में एक दूसरे से रिलेटेड रहती हैं, तो करंट जो होता है वो नेट इन दोनों से रिलेट होके मिलता है। तो जो जिसकी पावर सबसे ज्यादा होती है उसका उस सीरीज के अंदर, अगर हमने एक बल्ब कनेक्ट किया है तो 100 वॉट का और दूसरा कनेक्ट किया है मैंने 50 वॉट का, तो जो 100 वॉट की पावर होगी वो 50 वॉट की पावर की जनरेशन से कम ही होगी हमेशा। जैसे हमने ये देखा कि 100 वॉट की जो पावर वाला बल्ब है वो हमारा 100/9 वॉट दे रहा है, जबकि 50 वॉट वाला हमारा 200/9 दे रहा है। क्या सभी को ये वाली चीज समझ में आई है? Yes, sir. सीरीज में जो हमें पावर मिलती है वो कम मिलती है, जबकि पैरेलल में हम एफिशिएंटली काम कर सकते हैं। इसी को अगर मैं, सॉरी कुछ कह रहा है, अब इसी को अगर बेटा मैं आगे और फॉरवर्ड करता हूं अगर इसी चीज को, तो हम क्या, इसीलिए हमारे जो घरों के अंदर जो सर्किट होते हैं वो सब पैरेलल में होते हैं। तो पैरेलल में फायदा क्या होता है, हर एक रेजिस्टर अपने हिसाब से, हर एक रेजिस्टर R1 अपने हिसाब से उसे कितनी करंट चाहिए होता है वो पोटेंशियल से उठा लेती है। तो ये I1 डिपेंडेंट करेगा इस रेजिस्टर के ऊपर, वो अपने आप करंट उठा लेगा। जबकि अगर हम सीरीज की बात करते हैं तो सीरीज में हर एक जो करंट जनरेशन होता है वो इन सब पे डिपेंड होता है, नेट रेजिस्टेंस पे। तो करंट हमारा V/R1 + R2 + R3 रहेगा। तो इसलिए हम जनरली जो क्या करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। और पैरेलल में कनेक्ट करने का क्या फायदा होता है कि अगर कोई भी रेजिस्टर खराब हो गया हमारा 1, 2 या 3 में से, तो हमारा पूरा सर्किट बंद हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर पैरेलल के केस में हमारा कोई भी खराब होता है, स्विच खराब होता है, कुछ भी खराब होता है, तो बाकी जो घर के अप्लायंसेस हैं वो चलते रहते हैं। इसीलिए आप सबके घरों के अंदर जो अप्लायंसेस होते हैं वो सब पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। सर एक डाउट, सर पहला पॉइंट एक बार रिपीट कर दो। पहला पॉइंट क्या था बेटा?
पहला पॉइंट मैंने क्या, अच्छा पहला पॉइंट मैंने क्या बोला, क्या बोल दिया मैंने पहला पॉइंट, ओके मैंने क्या बोला पहला पॉइंट कि जो करंट, अगर कोई 2 रेजिस्टर 3 रेजिस्टेंस हैं पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो हर रेजिस्टर जो है वो अपना करंट अपने हिसाब से लेता है, जो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है उसके अक्रॉस से ले लेता है। सर बट हर रेजिस्टर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहता है, तो फिर अपने हिसाब से अलग अलग हो जाएगा ऐसे तो। हाँ बेटा, अपने हिसाब से करंट अलग अलग हो जाएगा। नहीं नहीं, करंट अलग अलग होगा। जैसे देखो आपके घर में बल्ब भी लग रहा है, आपके घर में फ्रिज भी लग रहा है, आपके घर में एसी भी लग रहा है, तो जब आप ऑन करते हो तो वो अपने हिसाब से करंट लेता है। वहीं अगर आप इन सबको सीरीज में कनेक्ट कर दोगे तो वो सब आपस में रिलेट होके करंट उठाएंगे, जैसे अभी हमने यहाँ देखा था। अभी हमने दो सर्किट जो हमने सीरीज और पैरेलल में लिए, ये उससे रिलेट कर रहा है। क्या सबको क्लियर है ये वाली चीज? सर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम, मतलब करंट वो अपने हिसाब से लेता है। अपने हिसाब से लेता है, हाँ ठीक है। अब दूसरे वाले केस में क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस तो आपका तीनों के अक्रॉस, मतलब जो एक्चुअल में वो जो करंट प्रोड्यूस होगा वो तीनों रेजिस्टर के मिला के होगा, जबकि तीनों रेजिस्टर्स की अलग अलग रेटिंग हो सकती है। तो जिस वजह से हमें नुकसान होता है, जो अभी हमने ऊपर वाले केस में देखा, ठीक है, कि हमारा जो 100 वॉट का था वो पावर दे रहा है 100/9 वॉट, जबकि जो 50 वॉट का बल्ब है वो हमारा 200/9 वोट दे रहा है, मतलब 100 वॉट का डबल पावर दे रहा है। हाँ बेटा। सर आपने कहा कि पैरेलल में हमारे घर के अप्लायंसेस होते हैं, तो सर उनका भी उन सबका पोटेंशियल डिफरेंस तो एक ही होगा सर, बट डिफरेंट अप्लायंसेस होते हैं तो उनको तो डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होगा ना सर, ऐसे तो अप्लायंस खराब हो सकते हैं। सुनो, अब आपके घरों तो नहीं, मेरी बात बताता हूँ। देखो आपके घरों में जो पोटेंशियल आता है वो 220 वोल्ट आता है, ठीक है। पहले तो वो डीसी नहीं आता, वो एसी आता है। आप अभी हम जो भी पढ़ रहे हैं वो डीसी पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके घरों में जो पावर आती है वो 220 वोल्ट पे आती है, एसी पे आती है। तो जितने भी बिजली जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस बनाने वाले होंगे वो सभी क्या करते हैं, वो सभी मतलब जो इंस्ट्रूमेंट डेवलप करते हैं वो सभी करते हैं 220 वोल्ट से 240 वोल्ट के बीच में। आपने अगर अपने अप्लायंसेस देखे हों या कोई भी नया अप्लायंस आया हो, तो जैसे बल्ब आता है तो बल्ब का जो बॉक्स आता है उस पर ध्यान से देखना, तो उस पर हमेशा रेटिंग लिखी होती है, ठीक है। तो वो कितना पावर मतलब करता है, यूज करता है, कितने पोटेंशियल डिफरेंस के बेस में, तो उसमें इस तरीके से रेटिंग लिखी होती है। वो उसे बनाया, उन देखो आप घर के अंदर लगने तो उन सबको अप्लायंसेस को बनाया उस हिसाब से जाता है कि वो 220 और 240 वोल्ट के अक्रॉस करें। जैसे आप अपने चार्जर देखोगे फोन्स के अंदर, मोबाइल फोन्स के जो चार्जर होते हैं, तो मोबाइल फोन का जो डब्बा होगा उसके अंदर ध्यान से देखना, तो उसमें भी बताया होगा कि जो आप चार्जर लगाओ वो 220 वोल्ट से 240 या 210 से 240 के बीच में ही लगाना। तो वो ऑटोमेटिकली जब आपको उसको पता है कि भाई जैसे इंडिया के अंदर 220 वोल्ट होता है तो वो उसी हिसाब से करते हैं। जैसे अमेरिका है, अमेरिका के अंदर जो होता है वो 110 वोल्ट होता है। डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट क्यों होता है बेटा? वो एक्चुअली क्या है कि इनिशियली में ना जब सेटअप हो रहा था तो उन्होंने अपने हिसाब से उस टाइम पे मतलब 110 ले लिया, इंडिया वालों ने 220 ले लिया। अब वो जो स्टैंडर्ड सेट हो गया वो ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड सेट हो गया। जैसे हमें जो ब्रिटिशर्स आए इंडिया के अंदर, उन्होंने 220 वोल्ट दिया, तो हमारे यहाँ जितना भी था वो सब 220 वोल्ट पे हो गया। अमेरिका वालों ने 110 वोल्ट कर लिया। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अच्छा या कोई बुरा है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों में सर सेम होगा? हाँ, लगभग वो सारी चीजें सेम रहती हैं, ऐसा कुछ अलग नहीं होता, बस पोटेंशियल। ओके सर। ये एसी और डीसी क्या है? एसी बेटा होता है कि जिसमें ना पावर फ्लक्चुएट करती है। अरे तो अगले चैप्टर में है ना, अल्टरनेटिंग करंट। हाँ बेटा, अल्टरनेटिव नहीं, उसमें थोड़ा बहुत ही होगा, उसमें ऐसा ज्यादा कुछ नहीं होगा, उसमें थोड़ा बहुत ही रहता है। एक्चुअली क्या होता है, अगर मैं पोटेंशियल मान लेता हूँ, इसको टाइम मान लेता हूँ, तो डीसी होती है जिसमें आपकी पोटेंशियल चेंज नहीं होती। ये कौन से एग्जाम्पल हो गए? आपने घर में बैटरी लगाते होंगे, जो रिमोट के पीछे बैटरी लगती है, जो वॉचेस के अंदर जो छोटी सी बैटरी लगती है, ये सभी होते हैं सर। जो मॉडल किट हम लोग बनाते हैं, मॉडल में जो हाँ, जो मॉडल किट्स आप बनाते हैं वो सब डीसी पे चलते हैं। 9 वॉट की बैटरी, 9 वॉट 5 वॉट वट एवर इट इज, ठीक है। तो ये सब होते हैं डीसी वॉट, डीसी डायरेक्ट, ठीक है। डीसी तो वहां पे लगाते हैं जहाँ पे करंट ज्यादा दूर तक नहीं पहुंचाना होता। हाँ बेटा, वो अलग चीज है, वो उसमें एक्चुअली आता है हीट का कॉन्सेप्ट, उसमें हीट का कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि अगर ज्यादा दूर तक हम पहुंचाएंगे उस तरीके से तो करंट फ्लो ज्यादा करेगा, जिसकी वजह से हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो इस वजह से हम मतलब ज्यादा दूर पे नहीं पहुंचाना तो डीसी। बाकी छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स में भी डीसी लगता है ना, मैंने अभी बताया ना, जैसे भाई हमारा वॉट, हमारा रिमोट हो गया घर का, हमारे वॉचेस हो गई,
हमारे कैलकुलेटर्स Computer. होते हैं, इन सब में डीसी यूज होता है। जबकि जो हमारे घर होते हैं उन सब के अंदर हमारा एसी यूज होता है। एसी का मतलब क्या होता है कि ये जो पावर है ये ऐसे चेंज होती रहती है, सर आती जाती रहती है। आती जाती रहती है, तो ये ऐसे साइकिल कंप्लीट होती है। जैसे यहाँ पे अगर मैं कहूँ ये एक साइकिल कंप्लीट होगी, ये इस तरीके से यहाँ तक ये एक साइकिल होगी। आपने साउंड में पढ़ा होगा इसको। सर एसी में ये फ्लक्चुएट होती है और एसी में सेम रहती है। हाँ, हर किसी में सेम रहती है, मतलब एक स्टैंडर्ड रहेगा। वो 5 वॉट है तो 5 ही रहेगा, 5 वोल्ट है तो 5 ही रहेगा, 10 वोल्ट है तो 10 ही रहेगा, वो उस तरीके से। लेकिन इसके अंदर फ्लक्चुएट करेगी। हेलो, सभी को क्लियर है? सर इसकी वजह से वोल्टेज कोई में क्या बेटा? सर जो एक कभी कभार ऐसा होता है कि ज़्यादा अगर हम अप्लायंस यूज़ करते हैं तो वोल्टेज डिम हो जाती है, वो इसी वजह से होती है? नहीं बेटा, उसका अलग कॉन्सेप्ट है, उसका अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर आप आपके घरों में एसी लगाओ और साथ में एक वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाओ उसके आगे, तो उसमें उसमें अगर रीडिंग आती हो आपके वाले में, जैसे मेरे वाले में आती है अभी, तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें जो वोल्टेज है वो चेंज होती रहती है हर पॉइंट पे। यस सर, उसमें नंबर्स लिखे आते हैं, तो वो नंबर्स एक्चुअली दिखाते हैं कि उस टाइम पे क्या पोटेंशियल है वो आ रहा है उसमें, तो वो नंबर चेंज होता रहता है। अब उतनी सर उसमें कुछ पी भी लिखा होता है, वो क्या मतलब होता है? वो इनपुट आउटपुट होता है बेटा, आईपी और ओपी लिखा होगा तो इनपुट आउटपुट होगा। ओके सर। हाँ सर, एसी करंट में हमें सर्किट्स के अंदर कैपेसिटर्स का भी यूज करना पड़ता है। हाँ बेटा, क्योंकि वो चलाने के लिए ना, मतलब इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी होती है, और एक साथ इतनी एनर्जी हमें कैपेसिटर्स से ही यूज कर सकते हैं हम, ये वाली एनर्जी। क्योंकि सर वो वोल्टेज बीच बीच में लैग कर जाता है कई बार। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, तो उसमें वही कैपेसिटर्स यूज होते हैं जब स्टार्ट कर रहे होते हैं। इवन एक पंखा भी स्टार्ट करना होता है तो एक साथ काफी एनर्जी देनी होती है शुरुआत में, तो वो एनर्जी जो देते हैं वो हम कैपेसिटर्स के थ्रू अंदर कैपेसिटर्स में स्टोर करके रखते हैं और उसके बाद फिर उसमें देते हैं। ओके सर, तो वहां से देता है। ओके सर। अच्छा, हाँ बेटा। सर एसी करंट में ऐसा होता क्यों है कि सर वो फ्लक्चुएट होता रहता है? बेटा ये प्रॉपर्टी है उसकी। एक्चुअली क्या था, ये डीसी वाला जो था ये हमारा एडिसन ने दिया था डीसी वोल्ट के, और एसी टेस्ला ने दिया था। अब एक्चुअली क्या है, जो डीसी वाला है ये ज्यादा खतरनाक होता है, इसमें लॉसेस भी ज्यादा होते हैं और खतरनाक भी होता है ये, जबकि एसी इस तरीके से नहीं होता। एसी थोड़ा कम खतरनाक होता है। सर एसी से अगर हमें करंट लगता है तो हम अपनी उंगली हटा पाते हैं, क्योंकि वो जब हटा पाते हैं, लेकिन हाँ, क्योंकि उसमें फ्लक्चुएट करता है, लेकिन डीसी के अंदर नहीं हटा पाते। सर अगर करंट फ्लक्चुएट करता है तो सर, हाँ बोलो, फ्लक्चुएट सर करता है अगर करंट फ्लक्चुएट करता है, आवाज गई बेटा आपकी। सर उसे म्यूट कर दिया किसी ने। म्यूट करे जा रहे हैं बच्चे। बेटा करंट, सर हाँ बोलो। सर अगर करंट फ्लक्चुएट करता रहता है सर एसी में, तो सर फिर तो हमारे अप्लायंसेस का भी होना चाहिए, ऐसा कुछ इफेक्ट तो पड़ना चाहिए। टाइम लिमिट बहुत कम होती है शायद। नहीं, क्या होना चाहिए बेटा, एक मिनट, आपने क्या बोला? सर वो बोल रहा है कि जो हमारे घर के अप्लायंसेस हैं वो भी ऑन ऑफ होने चाहिए। अच्छा बेटा, होता क्या है कि होते हैं वो सब, लेकिन एक्चुअल में क्या है, जैसे आपका जो बल्ब है ना, आपके घर में कोई बल्ब जल रहा है, ट्यूबलाइट जल रही है, वो 1 सेकंड के अंदर ना 100 बार होती है बंद, क्योंकि हमारे घर में जो फ्रीक्वेंसी आती है वो आती है 50 हर्ट्ज की। 50 हर्ट्ज मतलब होता है वो 1 सेकंड के अंदर 2 बार बुझता है और जलता है। तो ध्यान से देखो, 50 हर्ट्ज मतलब देखो ये एक साइकिल होती है, आप अगर आप देख पा रहे हो इस साइड में मैंने बनाया है ये वाला। यस सर। तो इसमें ये एक साइकिल है, तो ऐसी 50 साइकिल्स होती है 1 सेकंड के अंदर। सर कभी जब हम फोन के कैमरा से देखते हैं तो उसमें फ्लिकर करती रहती है। हाँ, वो फ्लिकर करता है, राइट, ठीक है। तो अब क्या होता है, 1 सेकंड के अंदर ये 2 बार जलता बुझता है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि 1 सेकंड में कितनी बार जलेगा बुझेगा, तो 100 टाइम्स एक बल्ब जलता और बुझता है। अब 100 टाइम्स हमारी जो आईज है वो केपेबल नहीं है ये चेंज देखने के लिए, इसीलिए हमें वो जलता हुआ दिखाई देता है। क्लियर है? यस सर। सिमिलरली क्या होता है, अब अगर मैं अमेरिका की बात करता हूँ तो अमेरिका में 110 वोल्ट होता है और जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो 100 हर्ट्ज होती है। तो बस ये ध्यान रख लेना, कहीं अगर किसी चीज में आ जाए तो तुम्हें पता हो। ओके सर। अमेरिका में 100 हर्ट्ज होती है और इंडिया के अंदर ये 50 हर्ट्ज होती है। सर और किसी का और हाँ तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। हाँ बेटा, वहाँ फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, पोटेंशियल कम है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे कम है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम है, पोटेंशियल ज्यादा है। सर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने से कोई फायदा होता है क्या? अब इनका ऐसा कोई फायदा, मैंने शुरुआत में बताया ना, वो दोनों वाली चीजों की बात है, इनमें से ऐसा कोई फायदा नुकसान नहीं।
सर वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी में कोई रिलेशन है क्या? नहीं बेटा, अभी तक तुम्हारे लेवल पे तो नहीं है, बाकी मुझे एक बार देखना पड़ेगा। वैसे सर नहीं है। हीट कंटिन्यू कर लो अब। हाँ हाँ, अभी यहाँ तक क्लियर है, ये हीट से रिलेटेड ही है बेटा, मैं इसीलिए मैंने इस पे थोड़ा जोर दिया। ठीक है ओके सर। ओके, और कोई डाउट किसी को? सर अगर हम अमेरिका से कोई अप्लायंस लाए तो वो यहाँ पे चल जाता है, लेकिन वहाँ तो 110 मतलब 110। हाँ, क्योंकि बेटा एक्चुअली देखो, उन्हें पता होता है कि हमारे जो अप्लायंस है वो जा सकते हैं वहाँ पे। तो अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया है, उन्होंने ना जो रेटिंग है, जो हमारे अभी मैंने तुम्हें बताया 220 से 240 होती है, वो अब रेटिंग चेंज करके 110 से 240 कर दी गई है, ताकि उसको कहीं से भी चलाया जा सके। कुछ कुछ लैपटॉप्स आप देखोगे तो उन पे लिखा होगा। यस सर, मेरा भी सेम। ओके सर। ठीक है ना सर आगे बढ़े। ओके, अब ध्यान से देखते हैं। अगर अब यही बात, अगर हम इसी चीज को फॉरवर्ड करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसी चीज को अगर मैं फॉरवर्ड करके आपसे पूछूं कि अगर मैंने मेरे पास एक बल्ब है, उसकी रेटिंग मैं उसे अमेरिका से लाया हूं और वो 100 वॉट का है, अमेरिका से लाया हूंगा तो उसकी जो रेटिंग होगी वो 110 वोल्ट पे होगी। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। अब अगर मैं कहूं कि मैंने उसको इंडिया में आके लगा दिया, और हुआ क्या कि मुझे तो पता है, अरे इंडिया के अंदर तो भाई 220 वोल्ट होती है, तो वो तो ज्यादा होती है। यस सर। यस सर। तो अब क्या हुआ, अगर इंडिया के अंदर मैंने इसको लगाऊंगा तो क्या चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, एक्चुअली फ्यूज हो जाएगा। फ्यूज क्यों होगा, ध्यान से सुनना, ये फ्यूज हो जाता है। फ्यूज क्यों होता है? क्योंकि यही जो पावर का फॉर्मूला ही हमें आई देता है। ध्यान से सुनना, आई होता है हमारा, आपको याद है P = VI होता है, सभी को भी मैंने फॉर्मूला बताया। तो आई हो जाएगा P/V। ओके, आई हो जाएगा P/V। पावर होता है 100 वॉट, आई वोल्टेज है हमारे पास 110। ध्यान से देखना, अगर आई, इसका मतलब क्या है कि अगर करंट 10.10 डिवाइडेड बाय 11, या आसान भाषा में 0.9 9910 ओके, अगर करंट 0.909 एम्पियर से ज्यादा होगा तो ये जो ये जो बल्ब है ये फ्यूज हो जाएगा। सभी को ये चीज समझ में आई है? अगर सर्किट के अंदर, यस सर, अगर देखो पावर हमें रेटिंग दे रखी होती है 100 वॉट और 110 वोल्ट, तो इससे मैं करंट निकाल सकता हूँ। ये करंट मुझे क्या बताता है? ये करंट की वैल्यू मुझे बताती है कि अगर सर्किट के अंदर या इस बल्ब के अक्रॉस इस करंट से ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। डाउट? सर हाँ बेटा। कम देंगे तो चलेगा नहीं, ज्यादा देंगे फ्यूज हो जाएगा। सॉरी, हाँ, कम ज्यादा होगा तो फ्यूज हो जाएगा, कम होगा तो जलता है, लेकिन कम जलता है। अगर आपने घर में आपके कम हुई हो, सॉरी, हाँ, डिम हो जाती है तो डिम हो जाती है। राइट, डिम हो जाती है ना, तो वो इसीलिए होता है। सभी को सर बल्ब फ्यूज इसलिए करता है कि जिससे, क्योंकि जो ज्यादा करंट की वजह से हीट ज्यादा मिल जाती है उसे। हाँ, बिल्कुल 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 सही पकड़े, पकड़ लिया आपने बेटा। सर। हाँ बेटा। सर अगर रजिस्टर लगा दे इसके साथ तो ये चल सकता है? हाँ बेटा, बिल्कुल चलेगा। एक सवाल इसमें, ऐसा क्वेश्चन भी एक बार एक ओलंपियाड में पूछा गया था कि एक हमारे पास मतलब एक बल्ब लगा दिया हमने 100 वॉट और से 110 वोल्ट का, ठीक है, और हमने एक यहाँ पे बैटरी लगा दी 220 वोल्ट की। तो इसमें क्या रेजिस्टर ऐड करें कि ये चलने शुरू कर दे? तो आंसर क्या था कि रेजिस्टेंस कोई भी मतलब पहले इसकी हमने रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, तो इसकी रेजिस्टेंस आती है 121 ओम। आई थिंक हाँ, V²/P होता है 121 ओम। तो क्या होगा, जो भी अगर हम इसके अंदर रेजिस्टर लगा दें या तो 121 या 121 से बड़ा, तो ये जो है बल्ब ग्लो करने लग जाएगा। अगर 121 का लगाएंगे तो मैक्सिमम ग्लो करेगा, और 121 से ज्यादा लगाएंगे तो फिर ये कम ग्लो करना शुरू कर देगा। सर अगर हम बस आंसर में ही लिख दें कि 121 तो सही रहेगा ना? जरूरी है वो मैक्सिमम के लिए होगा, वो मैक्सिमम के लिए होगा। अगर कोई किसी भाई इसको 100 वॉट पे ही जलाना है तो कितना निकालना पड़ेगा? तो वो 121 वोल्ट ओम। हाँ बेटा बोलो, क्या कह रहे थे? सर मैं कह रहा था कि सर जो हमारी ट्यूबलाइट होती है सर, उसमें प्लाज्मा होता है, और सर वो ऐसी स्टेट होती है सर जो आयंस, जो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैवल कर लेती है,
तो सर ऐसे तो हम देखें तो हमारी जो ट्यूबलाइट है उसमें हम कितनी भी वोल्टेज दे दें वो तो फिर कभी फ्यूज होगी ही नहीं। लेकिन बेटा वो सिर्फ ट्यूबलाइट और भी चीजों से चलती है ना, या सिर्फ उस प्लाज्मा से ही चलती है? अंदर कैपेसिटर भी होता है जो चोक टाइप होता है, जो गोल गोल घुमाते थे पहले। अंदर सर्किट होता है जो उसको पोटेंशियल को कम करके उसको चलाता है। यस सर। ठीक है ना, तो वो सब चीजें डिपेंड करती हैं, ऐसा सिर्फ एक चीज नहीं करती। ओके सर, क्लियर है सभी को? यस ओके, तो इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और मैं बना देता हूँ, उसके बाद मैं आपके ना 2 DPPs ऑन करवा दूंगा ताकि आप लोग उसको प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है? सर, हाँ बेटा। ओके सर। तो मेरे घर में एक 0.5 वॉट का एक बल्ब है, तो जब उसे ऑफ कर देते ना तब भी वो लगता है कि वो जल रहा है। बेटा वो एक्चुअली क्या होता है कि शुरुआत में जो देखो जलता है तो होता क्या है कि वो गर्म होता है उसका फिलामेंट, तो फिलामेंट गर्म होता है तो ठंडा होने में थोड़ा टाइम तो लेगा ना। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? सर एलईडी में भी फिलामेंट होता है? नहीं, मतलब एक्चुअली क्या है, अगर कोई चीज ग्लो कर रही है, ठीक है, अगर वो फ्यूज हो गया मतलब बंद कर दिया हमने उसे, तो थोड़ी देर वो लाइट परसिस्ट करती है। और दूसरा क्या होता है, हमारे ब्रेन की भी दिक्कत है कि मतलब थोड़ी बहुत रिफ्लेक्शंस वो उसके अंदर भी, मतलब इसमें 2 कॉन्सेप्ट लगेंगे, एक तो ब्रेन का कॉन्सेप्ट लगता है, दूसरा बल्ब का भी लगता है। तो वो बल्ब जलता है नो डाउट, थोड़ा बहुत वो जलता है, तो मतलब एक्चुअली क्या होता है वो लाइट धीरे धीरे जाती है, क्योंकि जिस प्रोसेस से वो जल रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो जलेगा और उसके बाद वो बंद होगा, तो उसमें बीच में एक ट्रांजिशन पीरियड रहेगा जिसमें वो जलेगा, मतलब थोड़ी सी जलेगा और धीरे धीरे बंद होगा। ओके सर। ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखें, अब एक होता है जैसे आपके घरों में जो आप जो बिल भरते हैं सभी, आपको पता है आप बिल किस चीज का भरते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सर यूनिट ऑफ पावर का। पावर का, एनर्जी का, या वोल्टेज का? पावर का। वोल्टेज। सर एनर्जी 1 किलोवाट पावर। 1 किलोवाट आवर यूनिट का। एनर्जी का, एनर्जी। ओके, ध्यान से देखिएगा। आज ना एक बार आप ना सभी अपने रीडिंग चेक करके आइएगा, जो मीटर होता है उसमें सुबह सुबह चेक करना, अभी तो नहीं, अभी तो रात हो गई है। सुबह सुबह एक बार चेक करना, तो मीटर के आके जो ये रीडिंग्स होती हैं इसके बगल में कुछ यूनिट लिखी होगी, एक्चुअली KWH सर। KWH होता है किलोवाट आवर। पहले तो अगर यूनिट को ही हम देखें तो ध्यान से देखिए, एक पावर की यूनिट है और दूसरी टाइम की, क्योंकि वॉट हमारी पावर की यूनिट होती है और आवर टाइम की। और मुझे पता है पावर जो होता है वो क्या होता है, हीट अपॉन टाइम। एनर्जी क्या हो जाएगी, पावर इनटू टाइम, तो हीट हमारी एनर्जी थी, तो इसीलिए जो भी आप बिल भरते हैं दैट इज ऑफ एनर्जी। क्या सभी को पहली चीज ये क्लियर है? यस सर। यस सर। इसके बाद क्या होता है कि 1 किलोवाट आवर के अंदर कितने जूल होते हैं, सबसे पहले तो ये पूछा जाता है 1 किलोवाट आवर के अंदर। तो ध्यान से देखिए, इसको पहले हम ब्रेक कर लेते हैं। तो 1 किलोवाट को 1000 वॉट लिख सकते हैं, और आवर को हम सेकंड में कन्वर्ट करें तो 3600 सेकंड्स लिख सकते हैं। तो डायरेक्टली इसका एक आंसर तो आ जाता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो 1 किलोवाट आवर के अंदर 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। कोई भी डाउट? यस सर। ओके, अच्छा अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूं, बस अब लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसके बाद क्लास ओवर करते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं अगर आपसे कहूं कि एक बल्ब है 100 वॉट का, और मैंने उसको से 10 आवर्स चलाया, 10 आवर, तो हमारी कितनी एनर्जी यूज होगी? सर 1000 वॉट आवर, या फिर 1000 वॉट आवर। सबको ये चीज क्लियर हुई है, ये वाली चीज? किलोवाट आवर भी कह सकते हैं। तो इसे 1 किलोवाट आवर भी कह सकते हैं। यस सर। और देखो 1 किलोवाट आवर ही 1 यूनिट हो सकता है आपकी जो मीटर की यूनिट होती है। यस सर। और अगर मीटर की यूनिट का आपका जो बिल है, सुनिए एक मिनट, अगर मैं कहता हूँ आपकी जो यूनिट, एक यूनिट का बिल है वो 7 रुपए आता है, तो 7 1 जा 7, तो आपका जो ये 7 रुपए होगा ये आपका बिल आ जाएगा। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? यस सर। यस सर। यस सर। इसी क्वेश्चन को अगर मैं कह देता कि भाई 30 डेज के लिए कैलकुलेट करो कि 100 वॉट का बल्ब है, 10 घंटे चलता है और 30 दिन तक चलता है, तो क्या यही सेम करते, बस 30 और मल्टीप्लाई कर देते इसके अंदर? यस सर, 30 किलोवाट। यस सर। तो ये भी 30 हो जाता, ये भी 30 हो जाता, और आपका बिल 210 आ जाता। क्या सभी को इसमें कोई डाउट है? नो सर। नो सर।
जरूरी है कि वो बल्ब भी हो, वो फैन भी हो सकता है, वो एक बल्ब की जगह 2 बल्ब भी हो सकते हैं, वो 10 बल्ब भी हो सकते हैं। क्या ये सबको समझ में आती है? यस सर। यस सर। नहीं बेटा, उसमें हम जनरली मानेंगे कि पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है। कभी भी अगर ऐसे सवाल आएंगे, क्योंकि आप घर की बात करेंगे, तो उसमें जनरली पैरेलल में ही होगा, ठीक है? तो दूसरा केस आएगा ही नहीं। क्या सभी को यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? यस Yes, सर। sir. यस ठीक है, अब सर। मैं आपकी ठीक है, अब मैं आपकी 2 DPPs ऑन करवा दूंगा, एक व्हीटस्टोन ब्रिज वाली और एक पावर और हीट एनर्जी वाली। तो मेक श्योर आप अगली क्लास में इन दोनों के डाउट्स लेके आए, ठीक है? सबसे पहले मैं इनके डाउट्स लूंगा, कोशिश करेंगे पहले आधे घंटे के अंदर कर लें, और उसके बाद फिर हम आगे इसी के ऊपर और आगे बढ़ेंगे, ठीक है सभी को? सर एक रिलेशनशिप बतानी है। एक सेकंड, क्या बोल रहे बेटा? सर रिलेशनशिप बतानी है इलेक्ट्रिकल यूनिट्स में। 1A = 1C/S और 1C = 1A/S। बेटा मुझे एक बार व्हाट्सएप कर देना, ज़्यादा सही रहेगा, अभी ऐसे क्लियर नहीं हो पाएगा। मुझे व्हाट्सएप कर देना, नंबर तो आपको पता ही होगा, मैं उसमें बता दूंगा। सर अगर 2 अप्लायंसेस को हमने मतलब पैरेलल में कनेक्टेड है, तो हमें इंडिविजुअल एनर्जी निकाल के ऐड करनी होगी ना? हाँ बेटा, वैसे तो उसकी रेटिंग देख के निकाल सकते हो। अगर रेटिंग नहीं दे रखी तो उसकी रेजिस्टेंस तो दे रखी होगी, उसको फिर पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस निकाल के तो V²/R1 कर देना प्लस V²/R2 दोनों में कर देना, तो दोनों की एनर्जी आ जाएगी, और इनटू में टाइम, जो भी टाइम वो चलेगा। क्लियर हूँ मैं या नहीं? सर करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गया ना? नहीं बेटा, अभी कुछ पहले तो एक बार आपके डाउट्स ही बच रहे हैं, उसके अलावा मैं और भी देखता हूँ। वैसे मोटा मोटा हो गया है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे कराने हैं अलग। सर एक फ्यूज का है। ओके सर। ठीक है, बाकी हाँ फ्यूज भी है, अभी वो अगली क्लास में बता दूंगा मैं वो सारी चीजें। ठीक है बेटा, तो आज के लिए क्लास ऑफ करते हैं। गुड नाइट एवरीबॉडी। ओके सर गुड नाइट सर। डाउट किसको? ओके सर, बाय। सर मेरे को हाँ सौम्या बोलो बेटा। गुड नाइट बेटा। सर एक फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू करंट डेंसिटी। तो सर इस पे ना एक वीडियो पे दे रखा था कि ये ओम्स लॉ है ना, उसका वेक्टर फॉर्म है। सर ये मैंने भी पढ़ा है। ठीक है। तो फिर सर उन्होंने उस वीडियो में ये बोला कि जैसे उन्होंने ऐसा कुछ बोला था, वजह से याद नहीं, कि सर जैसे करंट जैसे हम वो लेते हैं कि हमने वोल्टेज ली, तो सर उसको स्केलर हमने बनाया तो हमने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया। तो सर मुझे वो समझ नहीं आया पॉइंट। देखो वोल्टेज जो होती है वो तो हमारी स्केलर ही होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले तो हमें ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या कि अगर कोई ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फॉर एग्जांपल, ठीक है, कहीं भी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पहले तो जो डायरेक्शन होती है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कम होता रहता है। मतलब अगर मैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये लिखता हूँ और ये ए बी है, तो पोटेंशियल जो होगा ए बी के बीच में हो सकता है, तो ए बी पोटेंशियल एट ए पोटेंशियल एट बी के बराबर होगा। पहली चीज तो ये। बाकी ठीक है, बाकी काम करना, मुझे काम करना, वो लिंक एक बार सेंड कर देना, नंबर तो आपके पास है ही। मैं एक बार क्लियर करके आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह समझा पाऊंगा कि आपने क्या पढ़ा। ये तो 12th का टॉपिक है ना, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा बेटा। ये 12th का, ये 12th का ही है, ये 12th का, ये आपसे कोई रिलेटेड नहीं है। हाँ बेटा। सौम्या तुम, मेरे पास नहीं आपका नंबर नहीं है? यस सर, मैं भेज दूंगी। सौम्या तुम मुझे भेज देना, मैं आपको उसी में बता दूंगा, ठीक है? 965423। ले लो बेटा, दे दिया मैंने, लिख दिया, देख लो। सर वैसे मैंने भी देखा था ये फॉर्म वाला, लेकिन कुछ समझ नहीं आता। हाँ बेटा, वो अभी तेरे मतलब मैं बता रहा हूँ काम का नहीं है, जबरदस्ती परेशानी ना हो उसके लिए। तो बिल्कुल सर किरचॉफ करंट लॉ भी सर 12th का टॉपिक है ना बेटा? किरचॉफ लॉ करंट लॉ है तो नहीं बेटा, वो इस वाली बात अभी तो नहीं करेंगे बेटा, अभी टाइम ज्यादा लग जाएगा। आई थिंक एक बार मैं देख लूंगा, अगर टाइम होगा ना तो करवा दूंगा। बाकी किरचॉफ करंट लॉ तो देखो तुम्हें आता भी है। किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है? उसमें कुछ ज्यादा है नहीं, बस उसमें यही है कि वो डिवाइड हो जाता है फर्स्ट वाला। एक लूप्स का लॉ है और एक लूप्स का लॉ और एक सरी एडिशन वाला जो पोटेंशियल वाला है, वो पोटेंशियल वाला है। करंट लॉ तो बिल्कुल वाला है कि सेम पॉइंट पे आके जीरो हो जाएगा। तो करंट लॉ तो सीधा यहाँ तक ये कहता है कि अगर I1 है तो I1 जो होगा वो I2 + I3 के बराबर होता है। बस ये कहता है कि भाई जो करंट आएगा वैसा का वैसा करंट चला जाएगा, कोई भी चार्ज अपने आप डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो चार्ज इज कंजर्व्ड, आपको याद होगा जब प्रॉपर्टी हमने कराई थी। यस सर। चार्ज जो होता है वो कंजर्व्ड होता है, तो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो अब करंट जो फ्लो होता है वो चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होता है। तो जितना करंट, जितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उतने करंट इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। दैट्स अ डिफरेंट सिंपल थिंग।
तो किसी भी पॉइंट पे जो नेट करंट होगा वो 0 होगा। तो इसी चीज को उन्होंने क्या लिख दिया, I1 माइनस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0, खत्म। ये हमारा किरचॉफ करंट लॉ हो गया। लेकिन पोटेंशियल लॉ के लिए थोड़ा उसमें थोड़ा मुझे मतलब उसमें एक्चुअली टाइम लगेगा, उसमें करीबन 2 लेक्चर लगेंगे पूरे क्वेश्चन आप लोग मतलब सॉल्व कर पाए, तो एक्चुअली 2 लेक्चर लग जाएंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ के लिए। सर ये चैप्टर बहुत ज्यादा लंबा खिंच गया। हाँ बेटा एक्चुअली लंबा है भी, सबसे ज्यादा लंबा यही चैप्टर है कि ये ऑप्टिक्स है जो आपका लास्ट में सर ऑप्टिक्स तो बहुत ज्यादा अच्छी है। इजी, हाँ बेटा बहुत इजी है, इजी तो बहुत है, सारे ही इजी हैं, इसमें डिफिकल्ट है क्या? 9th वाले टॉपिक ज्यादा डिफिकल्ट है। वो 9th वाले बेटा इसलिए डिफिकल्ट लगते हैं क्योंकि ना वो उससे पहले कुछ ऐसा पढ़ा नहीं होता, और दूसरा क्या है कि वही 9th वाले टॉपिक 10th में यूज हो जाते हैं, वो और ज्यादा डिफिकल्ट लगेंगे जब 10th के अंदर 9th वाले यूज होंगे, तो इसीलिए वो बस इसीलिए डिफिकल्ट लगता है कि पहली बार पढ़ा होता है ना, बस इसलिए, बाकी और कुछ। सर 10th के अंदर कौन से टॉपिक में लगेंगे? 9 इसमें भी लग जाएंगे हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब रेजिस्टर्स वगैरह के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह के जब क्वेश्चंस होते हैं, जो हमने फोर्स का फॉर्मूला किया था ना, F इज इक्वल टू Q m1 m2 by r स्क्वायर, Q1 Q2 by r स्क्वायर, यस सर, फोर्स वाला। तो अब फोर्स हमारी मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होती है। अब यहाँ पे जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 by r स्क्वायर इज इक्वल टू, ग्रेविटेशन मेरे को मतलब वीक है मेरा ग्रेविटेशन। तो कोई बात नहीं, एक बार रिवाइज कर लेना अगर कोई डाउट हो तो। वैसे सर मतलब ऐसे, हाँ बेटा सर मैंने जैसे सर मैंने वो एक सर विकिपीडिया में देखा था सर, एस्टेरॉइड का जब मैं देख रहा था, तो सर उसमें सर पोटेंशियली हैजार्डियस ऑब्जेक्ट्स आए थे। ठीक है, तो सर हम उनको क्या कहते हैं? पोटेंशियल हजार्डियस ऑब्जेक्ट मतलब अगर वैसे तो मिटियोर और मिटियोराइड होते हैं बेटा, जो गिर सकते हैं हमारे ऊपर, उसी को सर कह जिनके रहे हो सर ज्यादा, सर chances जिनकी होते हैं। जो वेलोसिटी होती है सर बहुत ज्यादा होती है। एक्चुअली वेलोसिटी के साथ साइज भी इंपॉर्टेंट होता है बेटा। हाँ वेलोसिटी तो एक बार फिर भी साइज छोटा हो ना तो वेलोसिटी इतनी फर्क नहीं पड़ेगी। देखो ऊपर तो जो भी डोल रहे हैं, मतलब जितने भी चीजें मतलब उड़ रही हैं वो काफी ज्यादा हाई स्पीड पे उड़ती हैं, लेकिन साइज इंपॉर्टेंट रहता है कि कितना बड़ा साइज है और जो हमारी तरफ आ रहा है। वो तो मोमेंटम, जैसे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। नहीं एक्चुअली क्या है ना बेटा, वो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, तो उसको जला देगा। मोमेंटम ठीक है, लेकिन एक्चुअली वो एटमॉस्फेयर है हमारा, वो छोटी चीजें होती हैं तो उसको जला सकता है, बड़ी चीज होंगी ना तो चाहे धीरे भी आ रही है वो टकराई जाएगी। हाँ ठीक है, ग्रेविटेशन पुल भी है, वो ग्रेविटेशन पुल से ही तो खींचती है। ठीक है, तो छोटी चीजों में तो क्या होता है कि एक्चुअली कहते हैं कि डेली 10,000 जो मिटियोराइट्स हैं वो गिरते हैं मतलब अर्थ पे, लेकिन सब बहुत छोटे होते हैं। कुछ लोगों का तो काम ही मिटियोराइट फाइंड करना है, मतलब तो जो भी मिलते हैं काफी कीमती होते हैं, तो इसलिए लोग उसी काम में भी लगे हुए हैं कुछ तो। हाँ बेटा, सर जो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी डिवाइस की, सर वो कभी भी 100% हो सकती है? बेटा एफिशिएंसी रीच कर सकती है 100%, मतलब 99.999 तो हो सकती है, 100 नहीं हो सकती है? नहीं 100 नहीं हो सकती, 100 तो मतलब थोड़ी बहुत तो रहती है। तो सर मतलब बाकी मैंने पढ़ा था कि जो हीट जनरेट होती है वो एनवायरनमेंट में लॉस्ट हो जाती है। हाँ बेटा वो तो हर चीज में लॉस है, मतलब कोई भी चीज लोगे वो तो थोड़ी बहुत लॉसेस तो हर जगह होंगे। जैसे अगर आप पंखा चलाते हो तो पंखा जब रुकेगा काफी देर बाद तो आप उसे हाथ लगाना तो वो गर्म होगा, तो इसका मतलब है सारी एनर्जी घुमाने में यूज नहीं हुई, कुछ हीट में भी यूज हुई है, तो वो तो हर जगह लॉसेस तो रहते हैं। इसको कहते हैं एंट्रोपी कहते हैं एक्चुअल में इसको, इस चीज को अगर मैं साइंटिफिक टर्म में बताऊं तो इसको एक वर्ड होता है एंट्रोपी। तो ये एंट्रोपी काफी डिफिकल्ट मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड है एंट्रोपी, ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है साइंस के उसमें। और बोलो सर, तो हीटर में क्या होता है फिर? हीटर में भी बेटा लॉसेस तो देखो क्या होता है, जो रेजिस्टर एक्चुअल में है, जो मटेरियल है, ठीक है, वो खुद भी तो कुछ मतलब उसके अंदर कुछ इम्प्यूरिटीज होंगी। ठीक है, जैसे वायर से करंट पास हो रहा है तो वायर अपना कुछ एक रेजिस्टर लेगी, कुछ लॉस लेगी, वो होगा बहुत कम, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। कि हमारे पास एक हीटर है फॉर एग्जांपल, तो एक वायर से कनेक्ट होगा, ठीक है, तो वायर जो हीट लेगी तो पहले तो वायर हीट ले रही है, दूसरा ये रेजिस्टर भी इस मटेरियल के ऊपर है कि ये कितनी करंट को हीट में कन्वर्ट कर पाता है, क्योंकि पहले ये थोड़ा गर्म होगा उसके बाद हीट करना शुरू करता है। यस सर। ठीक है, तो मतलब पहले हीट होना, जैसे पानी होता है पहले वो गर्म होता है, तो ऐसे ये मटेरियल है पहले वो गर्म होगा, उसके बाद लाइट छोड़ना शुरू करेगा, गर्म होना शुरू होगा, मतलब जो हीट है वो छोड़ना शुरू करेगा, क्योंकि इसके गर्म होने से मुझे फायदा नहीं है, ये हीट छोड़ना शुरू करे उससे मेरा फायदा है। ठीक है ना,
तो वो अलग अलग चीजें होती है। दूसरा क्या होता है, मतलब जब ये हीट छोड़ रहा है तो मैंने इसके ऊपर कोई अप्लायंस रखा, फॉर एग्जांपल अगर मैं हीटर पानी गर्म करने के लिए रख रहा हूँ, तो भाई अब ये हीटर जला, तो अब ये हीटर तो जला, ऊपर एक अप्लायंस रख दिया मैंने, ये कुछ पानी गर्म करने के लिए रख दिया से। अब यहाँ से इन दोनों के बीच में भी एयर होगी, तो यहाँ से जितनी हीट जनरेट हुई क्या वो ऊपर तक पहुंच पाई, नहीं पहुंच पाई, कितनी पहुंच पाई, तो ये सब एफिशिएंसी के अंदर आ जाता है। यस सर। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ओके बेटा। सर तो सभी ऐसा को कौन सा डिवाइस, हाँ बोलो। सर ऐसा कौन सा डिवाइस है जो पीडी मेजर करता है? क्या मेजर करता है? पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट मीटर, यही तो बता तो रखा है। ठीक है, अगली क्लास में, ठीक है बेटा, चलो अब अगली क्लास में मिलते हैं, आज के लिए खत्म करते हैं क्लास। सर थैंक यू। ओके सर, गुड ओके सर, बाय। गुड इवनिंग सर। बाय। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीबॉडी।